जब भी मैं तीन चीजों के अंदर सिलेक्शन कर रहा हूं तो सिलेक्शन के अंदर पहले कौन सी चीज सिलेक्ट करी, बाद में कौन सी चीज सिलेक्ट करी, वो मैटर नहीं करता। कैसे सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, देखो जरा, एक टी है, एक पी है, एक एन है, बट दो ए हैं। फिर मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n + 1 टाइम्स, तो n + 1 आंसर आता है, क्योंकि 0 ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी सिलेक्टेड। NCR कॉम्बिनेशन में यूज होता है, NPR अरेंजमेंट में यूज होता है, यानी परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट। समझ में आ रही है बात? हेलो 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 जी सनम, हम आ गए आज फिर दिल लेके। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना अरविंद सुथार। स्वागत करता हूं आपका रफ्तार बैच के अंदर एक और धमाकेदार सेशन का ऑन द टॉपिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। पिछली क्लास के अंदर हमने इस टॉपिक की शुरुआत करी थी और हम लोगों ने ये देखा था कि हमें किस तरीके से एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल का एप्लीकेशन करना है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग थोड़े से इन डेप्थ जाएंगे और मजेदार चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि ये कौन बोला देखिए, तो आज का ये जो सेशन होने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के लिए, बिकॉज काफी सारे फॉर्मूलाज होते हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी देखा है तो एनसीआर होता है, ये कब अप्लाई करना है बच्चों को पता नहीं चलता। एनपीआर कब अप्लाई करना है बच्चों को पता नहीं चलता, कब अप्लाई नहीं करना है ये भी पता नहीं चलता। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 5 चीजें दी हुई हैं और आपको 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, तो बच्चे धड़ल्ले से बोलेंगे कितने तरीकों से ये काम किया जा सकता है, बोलोगे 5C2। मैं बोलूंगा अधूरा है। 5C2 हमेशा आंसर नहीं होगा। अगर आपके पास 5 चीजें दी हुई है और आपको 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, तो द नंबर ऑफ द वेज ऑफ डूइंग दैट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 5C2। हाँ, किसी पर्टिकुलर केस के अंदर 5C2 होगी, लेकिन हमेशा नहीं होंगी। कब होंगी? जब डिस्टिंक्ट चीजें होंगी, अलग अलग चीजें होंगी, तब तो 5 चीजों में से 2 चीजें सिलेक्ट करने का तरीका 5C2 यानी कि 10। लेकिन अगर चीजें डिस्टिंक्ट नहीं हुई तो मामला कुछ और होगा, और यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करूं कब ना करूं एंड सो ऑन। तो भैया आज आपकी इन सारी की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर 2 चीजें देखी, एक पढ़ा हमने एडिशन रूल, एक हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल हम कब अप्लाई करते हैं? वेन एवर देर इज अ चॉइस, वेन एवर देर इज अ चॉइस होती है हमारे पास, या कहूं हिंदी वाला वर्ड या होता है हमारे पास, तो हम एडिशन रूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हमारे पास शर्ट है और टी शर्ट है, तो कोई एक चीज भी हम पहन लेंगे हमारा काम बन जाएगा। दोनों के दोनों नहीं पहननी हमको, ना शर्ट पहनी है तो टी शर्ट नहीं पहननी, टी शर्ट पहनी है तो शर्ट नहीं पहननी। तो हमने वहां पे ऐड किया था, क्यों? क्योंकि कोई एक भी काम अगर कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इसीलिए, राइट। तो वहां पे हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ वेज को। और मल्टीप्लिकेशन रूल में कंडीशन होती है, कहने का मतलब देयर इज अ सेंस ऑफ एंड, और एंड का मतलब होता है कि एंड से पहले वाली चीज भी करनी है और एंड के बाद वाली चीज भी करनी है, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हमारे पास शर्ट है और पैंट है, ठीक है, तो हमको दोनों की दोनों पहननी पड़ेगी भैया, या कहूं हिंदी वाला और, ठीक है। अब हमको दोनों की दोनों पहननी पड़ेगी। अगर हमने शर्ट पहन ली पैंट नहीं पहनी तो खामखा पीके हो जाएंगे, और अगर पैंट पहनी और शर्ट नहीं पहनी तो सलमान खान जैसे 6 पैक एब्स हमारे पास है नहीं। तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम ऐसा है कि हमें ये काम भी करना है ये काम भी करना है, तो व्हाट डू? वी अप्लाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एज वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास एज वेल, राइट। तो आज का हमारा एजेंडा रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना होता है, राइट, और उनका एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि भैया ये पीएनसी जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये पीएनसी समझना प्रोबेबिलिटी के लिए जरूरी है क्या? बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि दी एंटायर चैप्टर प्रोबेबिलिटी, देखिए क्लास 11th के अंदर तो प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा सा ही पोर्शन है, लेकिन क्लास 12th के अंदर जब प्रोबेबिलिटी आएगा तो ये मान के चला जाएगा कि आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी आता है। हम ही मान के नहीं चलेंगे, वो क्वेश्चंस भी मान के चलेंगे कि आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आता है, राइट। तो भैया आप क्रोनोलॉजी समझिए, जब आपको पीएनसी पहले समझ में आएगा तभी जाके आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी के अंदर एक चीज होती है सैंपल स्पेस, आप जानते होंगे, और नंबर ऑफ फेवरेबल वेज। उन दोनों को निकालने के लिए, जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन सैंपल स्पेस है ना, तो प्रोबेबिलिटी आती है हमारी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इन दोनों को निकालने के लिए पीएनसी का यूज आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए
पी एंड सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चा पार्टी आज के इस सेशन की। परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जैसा कि मैंने आप लोगों को नाम पिछली क्लास के अंदर भी बताए थे कि इनके नाम का मीनिंग क्या होता है, तो आज हम इनके नामों को और इन डेप्थ पढ़ने जाएंगे थोड़ा सा। आज का लेक्चर जो होगा वो मेजर फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि वंस द कॉन्सेप्ट्स आर स्टेड इन योर माइंड, एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस गया तो भैया फिर इस बात की गारंटी कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप सोच लोगे। बिकॉज है ना, कई बारी मैंने इस चैप्टर के अंदर बच्चों को देखा है कि बच्चा अप्लाई तो कर लेता है लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यार मैंने जो किया है वो सही है कि नहीं है। और एक मजेदार बात इस चैप्टर की और है क्या कि आंसर तो हर किसी का आता है ना, लेकिन सही आता है कि नहीं आता है वो बात होती है। तो कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए आसान कर देंगे, बस आप कुर्सी की वेटी बांध के रखिए। चलिए चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया की ओर, है ना। यस, कॉम्बिनेशंस। देखिए कॉम्बिनेशंस का मीनिंग हम लोगों ने बताया था पिछली क्लास के अंदर, क्या होता है? सिलेक्शन, सिलेक्शन करना या फिर चूज करना, सिलेक्शन करना या फिर चूज करना। और जब भी हम चूज कर रहे हैं या सिलेक्शन कर रहे हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्या मतलब है भैया इस बात का? देखो आपके पास अगर मान लो ए बी और सी है और आपको बोला गया कि आपको एक चीज जो है वो चूज करने की है ना। आपके पास तीन चीजें हैं और आपको बोला गया वेट आई विल बी बैक। यस बेटा, तो देखिएगा अगर आपके पास तीन चीजें हैं ए बी और सी और आपसे बोला गया कि यार एक चीज सिलेक्ट कर लीजिए, एक चीज को अपने हाथ में ले लिए, तो आपने एक बारी ए ले लिया, एक तरीका हो गया, दूसरी बारी आपने बी ले लिया, दूसरा तरीका हो गया, और एक बारी आपने सी ले लिया, तीसरा तरीका हो गया। तो आप एक बारी एक तरीका ए ले लिया, एक तरीका आपने बी ले लिया और एक तरीका है आपने सी ले लिया। तो थ्री वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन थिंग आउट ऑफ द थ्री वेज, ये आउट ऑफ द थ्री थिंग्स गिवन टू यू। मतलब तीन चीजें अगर आपको गिवन है और आपको एक चीज अगर लेनी है, चूज करनी है या सिलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके? तीन तरीके, या तो ए ले लिया या फिर बी ले लिया या फिर सी ले लिया। राइट है एवरीवन? अच्छा, अगर मैंने आपको तीन चीजें दी और मैंने कहा दो चीजें सिलेक्ट करो, मैंने आपको तीन चीजें दे दी और मैंने आपको बोला दो चीजें सिलेक्ट करो, तो एक बच्चा आएगा वो ए और बी इन दोनों को सिलेक्ट करेगा, एक बी और सी, एक करेगा सी और ए। ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज कि यहां पर ए बी और बी ए ये दोनों सेम होता है। In case of selection, ए बी और बी ए को सेम माना जाता है। अच्छा, ए बी और बी ए में क्या डिफरेंस है? देखो, जब भी मैं तीन चीजों के अंदर सिलेक्शन कर रहा हूं तो सिलेक्शन के अंदर पहले कौन सी चीज सिलेक्ट करी, बाद में कौन सी चीज सिलेक्ट करी, वो मैटर नहीं करता। तो ए बी और बी ए ये दोनों चीजें सेम मानी जाती है सिलेक्शन के अंदर, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। सिमिलरली मैं बी सी और सी बी को सेम बोलता हूं क्योंकि ऑर्डर डज नॉट मैटर इन अ सिलेक्शन, और सी ए और ए सी को भी सेम मानता हूं। तो यहां पर अगर मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ द वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू थिंग्स आउट ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी में से दो चीजें सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, तो वो हैं तीन। एक तो ये ए बी, एक बी सी, एक सी है। भले ए बी बोले भले बी ए बोले, सेम बात होगी बिकॉज सिलेक्शन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि अगर आपको टीम इंडिया का कैप्टन बना दिया गया, आपको 15 मेंबर का स्क्वाड दे दिया गया, तो आप जो है टीम सिलेक्ट करना चाहते हो अपनी प्लेइंग 11, तो आप मान लो पहले विराट कोहली फिर रोहित शर्मा बोल रहे हो, या पहले रोहित शर्मा फिर विराट कोहली बोल रहे हो प्लेइंग 11 के अंदर नाम 11 नाम, तो इट डज नॉट मैटर। ठीक है। वेयरएज अगर मैं बात करता हूं बैटिंग ऑर्डर की, तो बैटिंग ऑर्डर में ऑर्डर मैटर करता है कि पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है। तो जो सिलेक्शन का काम है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले किसको सिलेक्ट किया बाद में किसको सिलेक्ट किया। अल्टीमेटली आप देखो वो 11 के 11 खिलाड़ी खेलेंगे, हाँ या ना। मैंने अगर 15 लोगों में से 11 खिलाड़ी चूज कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, तो वो 11 के 11 खिलाड़ी खेलेंगे। अब उनके अंदर पार्शियलिटी थोड़ी होगी किसी भी प्रकार की। लेकिन जब मैं उन 11 खिलाड़ियों को बैटिंग करने के लिए भेजता हूं, तो हाँ पहले कौन जाएगा, सेकंड नंबर पे कौन जाएगा, तो वहां पे ऑर्डर मैटर करता है। जहां ऑर्डर मैटर करता है वो अरेंजमेंट का प्रॉब्लम होता है, जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता वो सिलेक्शन का प्रॉब्लम होता है, बिकॉज सिलेक्शन के अंदर ऑर्डर मैटर
नहीं करता है। समझ में आ गई बात? इतनी दिमाग के अंदर बैठ रही है। चलिए अब देखिए, ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये एक तो ये तरीका है कि एक तरीका ए निकालने का, एक तरीका बी निकालने का, एक तरीका सी निकालने का, तो एक तरीका ये, एक तरीका ये, एक तरीका ये, तीनों को जोड़ा 3 वेज हो गया। सिमिलरली यहां पर भी एक तरीका ए बी, एक तरीका बी सी, एक तरीका सी ए, 3 तरीके हो गए तो 3 वेज आ गए। लेकिन सर ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला बेस्ड, कि मेरा आंसर हमेशा सही आए? यस डेफिनेटली। तो वही हो चीज होती है एनसीआर, जो हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट के रूप में पढ़ी थी। तो समझिएगा जरा, नंबर ऑफ द वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करना है? देखो पहली बात तो सिलेक्शन करना है तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर करेगा ही नहीं, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन। पहली बात तो आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, हम दोनों हैं अलग अलग, अलग अलग। समझ में आ रही है बात? तो आपके पास अगर n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो या चूज करना चाहते हो तो कितने तरीकों से कर सकते हो पता है? एनसीआर तरीकों से कर सकते हो। लेकिन कब? जब n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, उनमें से आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके, सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? एनसीआर। जैसे यहां पे आपके पास 3 अलग अलग चीजें हैं, ए बी और सी। मैंने कहा यार एक चीज सिलेक्ट करने के कितने तरीके? आप क्या बोलोगे अब से? 3C1, तभी तो आंसर आया 3 वेज। अब से ऐसे भी बोल सकते हो। समझ में आ रही है बात? अच्छा, आपके पास 3 चीजें हैं ए बी और सी, आपको 2 चीजें सिलेक्ट करनी है। क्या ये तीनों की तीनों चीजें अलग है? यस सर, ए बी और सी तीनों की तीनों चीजें अलग अलग हैं। अगर ये 3 डिस्टिंक्ट चीजें हैं, आपको 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके? 3C2। 3C2 का वैल्यू निकालो, देखो 3 आएगा। 3C1 का वैल्यू निकालो, देखो 3 आएगा। समझ में आ रही है बात? तो जब भी कभी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं n और मुझे उनमें से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, तो मैं कितने तरीकों से करता हूं? एनसीआर तरीकों से करता हूं। अब ये स्माइलीज, ये सारे के सारे स्माइलीज आर डिफरेंट, ऑल स्माइलीज आर डिफरेंट। तो मान लीजिए यहां पर मुझे कितने स्माइलीज दिए हुए हैं? 30। इन 30 स्माइलीज में से मैंने कहा आज मैं दिन के अंदर, आज मैं इन 30 स्माइलीज में से 10 स्माइलीज सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो कितने तरीकों से मैं वो कर सकता हूं? तो 30 डिस्टिंक्ट स्माइलीज आर देयर, उनमें से 10 स्माइलीज सिलेक्ट करने हैं, तो एनसीआर का फॉर्मूला लगाऊंगा, इतने तरीकों से मैं 10 स्माइलीज सिलेक्ट कर सकता हूं। अब ये नंबर कैसा आएगा वो तो आप जानते ही हो, बिकॉज इसका वैल्यू 30 फैक्टोरियल, यहां पे 10 फैक्टोरियल, यहां पे 20 फैक्टोरियल, तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा नंबर ही आएगा। कैन यू गाइस फील इट एवरीवन? यप। सिमिलरली रिकॉल करो, मेरे पास 15 मेंबर का स्क्वाड है। अब 15 मेंबर का स्क्वाड है तो मुझे ये बोलना पड़ेगा क्या कि हर एक मेंबर अलग अलग है? अब भाई इंसान तो अलग अलग ही होते हैं, तो वहां पे वो डिस्टिंक्ट वर्ड लिख के नहीं देगा। अगर उसने मुझे बोला कि आपके पास 15 मेंबर की लिस्ट है, ठीक है, 15 प्लेयर्स की लिस्ट है, आपको 11 या कहूं प्लेइंग 11 सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? तो वहां ये मत बोलना सर ये तो बोला ही नहीं है कि 15 के 15 लोग अलग अलग हैं। अरे बेटे लोग तो अलग अलग ही होते हैं, तो 15 पीपल विल बी डिस्टिंक्ट, ऑब्वियसली पीपल आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट। तो 15C11 तरीकों से आप प्लेइंग 11 का सिलेक्शन कर सकते हो। तो अगली बार कभी हम मैच हार जाए ना, और विराट कोहली को, या अब तो रोहित शर्मा हमारे कैप्टन हो गए, तो रोहित शर्मा अगर बोले कि यार हमारी पिच सही नहीं थी, ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, तो आप उसको बोलना कि यार रोहित थोड़ी सी मैथ अगर पढ़ लेता ना भाई, तो तुझे पता होता कि तेरे पास 15 मेंबर की जो लिस्ट है ना, उसमें से तुझे अगर प्लेइंग 11 चूज कर रहे थे, तो तेरे पास इतने सारे तरीके हैं, 50 फैक्टोरियल, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, कितने होते हैं देखो। इस 15 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 11 फैक्टोरियल इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15, फिर यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर यहाँ पे 11 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल उड़ा दो, और ये 4 3 जा 12 उड़ा दिया, ये 2 1 जा 2 और ये 7, तो देखो कितने तरीके आते हैं भैया। 13 इंटू 7 इंटू 15,
अगर कोई कैप्टन 15 प्लेयर्स में से प्लेइंग 11 चूज करना चाहता है तो वो इतने तरीकों से प्लेइंग 11 चूज कर सकता है। 15 इंटू 7 इंटू 13, कितना बड़ा नंबर आता है देखो। तो अगली बार अगर रोहित शर्मा कैप्टन हो और हम मैच हार जाए तो उसको बोलना काके अगर तूने मैथमेटिक्स पढ़ ली होती तो तुझे पता होता बेटा, देख कितने सारे टीम्स के सिलेक्शंस हो सकते थे तेरे इन 15 प्लेयर्स में से। अब तूने घटिया टीम खिलाई और तू बोल रहा है कि हम हार गए, हमें माफ करो। तो हम नहीं करेंगे भैया, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? तो देखिए 15 मेंबर्स में से 11 मेंबर्स को चूज करने का तरीका कितने हैं? इतने सारे तरीके हैं भैया, इतने बड़े बड़े तरीके। समझ में आ रही है बात? अच्छा, यहां पे ये एनसीआर फॉर्मूला तभी यूज होता है जबकि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से हम चूज कर रहे होते हैं तो हम एनसीआर का फॉर्मूला लगाते हैं। सर अगर मैं सारी की सारी सिलेक्ट करना चाहूं तो देखिए, अगर आप आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 से लेकर के एन तक, आर का वैल्यू 0 से लेकर के एन तक कुछ भी हो सकता है। अगर आप सारी की सारी सिलेक्ट करना चाहते हो और डिस्टिंक्ट हैं सारी चीजें तो एनसीएन हो जाएगा। एनसीएन का वैल्यू हम लोग जानते हैं। सर आप अगर एक भी चूज नहीं करना चाहते तो 0 ऑब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, कितने तरीके हो जाएंगे? एनसी0। अगर आप एक ऑब्जेक्ट चूज करना चाहते हो आउट ऑफ द एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कितने तरीके हो जाएंगे? एनसी1। दो ऑब्जेक्ट चूज करना चाहते हो आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कितने तरीके हो जाएंगे? एनसी2। तीन ऑब्जेक्ट चूज करना चाहते हो आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कितने तरीके हो जाएंगे? एनसी3 एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? तो ये एनसीआर का फॉर्मूला कब लगता है? पहली बात, एन डिस्टिंक्ट चीजें जब मुझे गिवन होती है। एन डिस्टिंक्ट चीजें, बोलो मेरे साथ, एन डिस्टिंक्ट चीजें जब गिवन होंगी, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मुझे आर चीजें सिलेक्ट करनी है तो मैं एनसीआर का यूज करूंगा। एन डिस्टिंक्ट चीजें गिवन होगी और आर चीजें सिलेक्ट करनी होगी तो एनसीआर का यूज करूंगा। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? चलिए जी, तो एक आधा यहां पर हम लोग जो है वो सवाल कर ही लेते हैं यार, है ना। मान लीजिए कि इन हाउ मेनी वेज टू लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड, two letters can be selected from the letters of the word अरविंद। अपनी ब्रांडिंग कर लेते हैं। टू लेटर्स ऑफ द वर्ड अरविंद, कोई कंडीशन नहीं। इन हाउ मेनी वेज टू लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरविंद? बताओ जरा मुझे। तो सॉल्यूशन, एज all the letters in the word Arvind are distinct। सारे के सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट है। देखो, एक ए है, एक आर है, एक वी है, एक आई है, एक एन है, एक डी है, अलग अलग है सारे। Therefore 5C2, 5 तो है नहीं, 6 है, 6C2 नंबर ऑफ वेज विल बी देयर। समझ में आ रही है बात? विल बी देयर। 6C2 का वैल्यू कितना होता है? 15 होता है शायद। यस, ठीक। तो जब भी डिस्टिंक्ट चीजें गिवन होंगी, और हमें प्रॉब्लम के अंदर आर चीजें सिलेक्ट करनी होगी तो हम एनसीआर का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए एक और प्रॉब्लम देता हूं। क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज तपन, इन हाउ मेनी वेज टू लेटर्स can be selected, two letters can be selected out of letters of the word तपन। ठीक है, तपन खुश हो जा बेटे। एक मिनट, है ना। यप, दो लेटर्स हमें सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ
the letters of the word Tapan. Now, solution. In the word Tapan, कितना आ जाएगा आंसर जरा बताओ? 5C2 है ना? एक मिनट अभी सस्पेंस देता हूं. In the word Tapan, not all the letters are distinct. कैसे सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं है? देखो जरा, एक टी है, एक पी है, एक एन है, बट दो ए हैं. देखो जरा, ए तो सेम ही हुए. तो क्या सारे के सारे लेटर्स अलग अलग हुए? क्या नहीं हुए. तो इन द वर्ड तपन, नॉट ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. सारे के सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट नहीं है. देयरफॉर NCR is not going to give number of ways in this problem. समझ में आ रही है बात? यहां पे 5C2 से आंसर मत बोल देना. तो therefore 5C2 is not the answer. Therefore 5C2 is not the answer. तो सर फिर क्यों बताया जब ये आंसर नहीं है? तो देखो बेटा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसका आंसर 5C2 बोल देते हैं जो कि है ही नहीं. अब उन्हें पता तो होना चाहिए कि इसका आंसर 5C2 नहीं है, इसीलिए बताया. फिर इसका आंसर क्या होगा सर, वो मैं आगे बताऊंगा. ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तपन मैंने दे दिया आपको, और मैंने बोला दो लेटर सिलेक्ट करो, तो 5C2 नहीं होगा. जबकि अरविंद में हुआ था 6C2. क्यों हुआ था? क्योंकि यहां पे सारे के सारे लेटर्स वर डिस्टिंक्ट, यहां पे सारे के सारे लेटर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट. इसीलिए आप NCR का इस्तेमाल नहीं करोगे. किसका इस्तेमाल करोगे वो हम आगे देखें. समझ में आ गई बात? इतनी अभी तक दिमाग के अंदर बिठा ली. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. दूसरी चीज, यहां पर चीज देखिए, टोटल नंबर. ये टोटल बड़ा इंपॉर्टेंट. टोटल नंबर ऑफ वेज of selection out of n distinct objects. सर पिछला वाला भी तो सिमिलर ही था. मैं कहता हूं देखो जरा क्या था. पहले था नंबर ऑफ द वेज ऑफ सिलेक्शन एंड दैट टू ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज NCR. लेकिन यहां पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज 2 to the power n. सर ये तो दुनिया ही बदल गई, एकदम से जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई. ये हुआ क्या? देखो जरा, जब मैं बोल रहा हूं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, तो मैं बोल रहा हूं आई कैन सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मैं कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं. इसीलिए मैं बोल रहा हूं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन. पिछले वाले के अंदर मैंने बोला था R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके बताओ. यहां पे मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बताओ. तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन के अंदर मैं कितने भी चीजें सिलेक्ट कर सकता हूं. मान लीजिए मैं 0 चीज सिलेक्ट कर रहा हूं, तो 0 चीज सिलेक्ट करने के तरीके NC0, बिकॉज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है. n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, 0 चीज सिलेक्ट करनी है तो तरीके NC0. एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके NC1, दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके NC2, तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके NC3 एंड सो ऑन. और सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके NCN. अब देखो जरा, या तो मैं 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, या मैं एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, या मैं 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, या मैं 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा एंड सो ऑन, या मैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा. जब भी मैं हिंदी वाला वर्ड यूज करता हूं, या मैं केसेस को ऐड करता हूं कि मल्टीप्लाई करता हूं, जल्दी से मुझे बताओ. बच्चे बोलेंगे ऐड करते हो, और बाइनोमियल के अंदर बेटे हम इसका वैल्यू कितना जानकर आए थे, जरा मुझे बताओ. 2 की पावर n. तो इसीलिए तो आंसर आ रहा है 2 की पावर n. समझ में आ रही है बात? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन पूछ रहा हूं मैं. यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो उसके कितने तरीके NC0, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो उसके कितने तरीके NC1, दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो उसके कितने तरीके NC2, तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो उसके कितने तरीके NC3, और सारे के सारे ऐसे ही करते आगे बढ़ते जाओ, और सारे के सारे सिलेक्ट करने के तरीके NCN.
अब देखो यहां पे एनसीआर क्यों लगा, बिकॉज दी ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट तो हम एनसीआर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की? चलिए तो हम यहां पर एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए जरा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज बेसिकली व्हाट? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एंड सो ऑन टिल ncn। या तो ऐसा बोलूं, अब मैं ऐसा बोलूंगा तो ये भाई आएगा इधर से, ये बोलेगा जल्दी बोल भाई कल सुबह पनवेल निकलना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं 2 टू द पावर n। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? एवरीबडी क्लियर विद दिस और नॉट? किसी को कोई डाउट किसी भी प्रकार का? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, राइट? चलिए तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार इसके ऊपर। टोटल फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, find total number of ways of selection out of 4 distinct letters out of letters of the word। कौन सा वर्ड ले इस बार? मैथ्स ही ले लेते हैं, मैथ्स। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन देखते हैं जरा। सबसे पहली चीज वी कैन सी इज कि भैया ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। पहली चीज तो ये नोटिस करो, ऑल द लेटर्स in the word maths are distinct। हाँ या ना? मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बोल रहा है वो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ बताओ, यानी इसने क्या मुझे ये पूछा कि आपको कितने लेटर सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स? नहीं सर। तो इसका मतलब टोटल अगर मुझसे बोल रहा है तो मैं एक चीज भी सिलेक्ट कर सकता हूं, 2 भी कर सकता हूं, 3 भी कर सकता हूं, 4 भी कर सकता हूं और पांचों की पांचों भी कर सकता हूं। तो 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5 इज गोइंग टू बी माई आंसर बेटा। तो वो किसके बराबर होता है? 2 टू द पावर 5, और 2 टू द पावर 5 किसके बराबर होता है? 32। तो दीज आर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। यहां पे टोटल क्यों बोला है? बिकॉज इसने ये नहीं बताया कि कितना सिलेक्ट करो, 1 सिलेक्ट करो, 2 सिलेक्ट करो, इसने ये नहीं बताया। तो इसीलिए हम सारे केसेस जो भी पॉसिबल है कि 1 भी सिलेक्ट नहीं किया उसके तरीके, 1 सिलेक्ट किया उसके तरीके, 2 सिलेक्ट किए उसके तरीके, 3 सिलेक्ट किए उसके तरीके, 4 सिलेक्ट किए उसके तरीके, पांचों के पांचों सिलेक्ट कर लिए, उसके कितने तरीके होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन out of all letters of word maths। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है भैया यहां पे? मेरे ख्याल से नहीं हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज of selection out of letters of the word naman। letters of the word naman। ठीक है, find the total number of ways of selection out of letters of the word naman। तो we can see not all letters in the word naman are distinct। not all letters in the word naman are distinct। क्या नमन के अंदर सारे के सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट है क्या? देखिए 2 n आ रहे हैं, 2 a आ रहे हैं, तो सारे के सारे कैसे डिस्टिंक्ट है भैया? नहीं है। not all the letters in the word naman are distinct, therefore ये डिस्टिंक्ट ही नहीं है पहली बात तो therefore 2 to the power 5 is not going to be the answer in the case, is not going to be the answer।
क्योंकि ये चीज हम कब लगा सकते थे, ये चीज हम तभी लगा सकते थे व्हेन दी ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट या द थिंग्स आर डिस्टिंक्ट। यस और नो, क्लैरिटी आ रही है? देखिए इस प्रॉब्लम में हमने ये 2 की पावर n क्यों लगाया, इस प्रॉब्लम में हम 2 की पावर n क्यों नहीं लगा पाए। सिमिलरली इस प्रॉब्लम में हमने 2 की पावर n एनसीआर क्यों लगाया, इस प्रॉब्लम में हम एनसीआर क्यों नहीं लगा पाए। ये क्लैरिटी आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीवन आगे बढ़ू, चलिए जी बहुत बढ़िया। हियर वी गो, थर्ड थिंग, total number of ways of selection out of total number of ways of selection। यहां पे एक चीज और लिखिए, such that one or more objects। क्या बोल रहा है, देखो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, यानी कि पहले वाले ही जैसा ही है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। लेकिन यहां पे बोल रहा था सीधे आउट ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, सच दैट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी यहां पे हियर we cannot select, here we cannot select 0 things out of n distinct available, because ये क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है या ये एक्सप्रेशन मुझसे बोल रहा है कि आप एक या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट, एन अलग अलग चीजों में से आप एक या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए। तो हियर वी कैन नॉट सिलेक्ट 0 थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट अवेलेबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम एज पर प्रीवियस पॉइंट। हाँ या ना, प्रीवियस पॉइंट यानी ये पॉइंट नंबर 3 कर रहे हैं हम डिस्कस, पॉइंट नंबर 2 जो था प्रीवियस पॉइंट नंबर 2। तो मैं यहां पर आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि देखिएगा, यहां पर वन और मोर ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, बाकी द फंडा इज सेम, मींस एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके प्लस 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके प्लस 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके एंड सो ऑन, सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके। यहां पर अगर एनसी 0 और होता तो इसका आंसर 2 की पावर n आता। अब इस एनसी 0 को उधर भेज देते तो इस चीज का सम कितना आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस एनसी 0। और बाय द वे एनसी 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो ये 2 की पावर n माइनस 1 आगे के नहीं आगे नंबर ऑफ तरीके बच्चों। देखो जरा सारे के सारे बच्चे, आर वी गाइस हैविंग अ क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट? एवरीवन हैव अ लुक एट दिस। देखो यहां पे मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, तो पहली बात तो मैंने ये नहीं बताया कि कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। हाँ लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, तो एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, यानी एक कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, या सारे के सारे तक पहुंच जाओ। तो NC0 इधर होता तो 2 की पावर n आंसर आता, लेकिन अब यहां पे मुझे 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने नहीं है, यानी मैंने NC0 को उधर भेज दिया तो आंसर ही आ जाएगा। अच्छा अगर मैं यहां पर बोलता कि कम से कम 2 और उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, तो हम NC1 को भी उधर भेज देते, तो हमारा आंसर इन दैट केस आ जाता NC1n होता है, तो ये n होके उधर माइनस में और चले जाता है, यानी 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n मेरा आंसर आ जाता। अगर मैं बोलता 3 या 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, तो NC1 और NC2 दोनों को और उधर भेज देते। समझ में आ रही है बात, दिमाग के अंदर बैठ रही है ये बात, किस किस के बैठ रही है यार, जरा मुझे बताना यार। दैट्स इट, समझ में आ गई बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो देखना जरा इस सज्जन को क्या तकलीफ थी, इस सज्जन को तकलीफ ये थी कि भैया 0 ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड। इन दिस केस we were not able to select, we could not select, we cannot select rather बोलना चाहिए, we cannot select 0 objects out of n distinct available, that's it। ये तकलीफ थी उस सज्जन को, we cannot select 0 objects out of n distinct objects available। समझ में आ रही है बात? केवल हम 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते थे, तो यही तकलीफ थी उस सज्जन को, बाकी सेकंड वाले जैसा ही है। ठीक है, समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? यस एवरीवन। तो मेरे ख्याल से आपको ये फंडा भी क्लियर है कि ये आंसर कहां से आएगा। चलिए तो एक आधी प्रॉब्लम कर लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ways of selection out of
4 people such that at least one person is to be selected. अब मान लीजिए कि आप किसी दिन किसी का इंटरव्यू लेने गए और आपको 4 इंटरव्यू लेने थे, ठीक है। तो आपकी कंपनी ने आपको बोला कि भैया तुम जा तो रहे हो इंटरव्यू लेने, बस एक चीज का ध्यान रखना कि किसी एक आदमी को तो जरूर लेके आना। ऐसा ना हो कि तुम चारों को रिजेक्ट करके आ जाओ, बिकॉज हमारे यहाँ पे वैकेंसी खाली है, तो एक बंदा तो हमें कम से कम चाहिए। हाँ, अगर तुम और भी ज्यादा बंदे ले आए, अच्छे बंदे लगे तो भी ले लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अब उस इंटरव्यूअर के पास कितने तरीके हैं कि वो बंदे लेके जा सकता है अपनी कंपनी के लिए फ्रॉम दैट इंटरव्यू। वैसा क्वेश्चन हो गया ये, रीड करो क्वेश्चन को, वैसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पीपल आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट, ऑब्वियस सी बात है, पीपल आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट, है ना, लोग अलग अलग ही होते हैं, पहली बात तो ये। अच्छा, डिस्टिंक्ट, 4 डिस्टिंक्ट चीजें हैं, उनमें से एक डिस्टिंक्ट पर्सन, एटलीस्ट 1 पर्सन, एटलीस्ट बोले तो कम से कम, एटलीस्ट बोले तो कम से कम एक आदमी आपको सिलेक्ट करना ही है। और उसने बताया नहीं कि कितने सिलेक्ट करने, तो कम से कम एक आदमी अगर आपको सिलेक्ट करना ही है तो वी कैन सिलेक्ट 1 पर्सन या 2 पर्सन या 3 पर्सन या 4 पर्सन, एनीथिंग। तो 1 पर्सन सिलेक्ट करने के तरीके NC1, 2 पर्सन सिलेक्ट करने के तरीके NC2, 3 पर्सन सिलेक्ट करने के तरीके NC3, 4 पर्सन सिलेक्ट करने के तरीके NC4 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 2 की पावर n-1। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, ये वाला वैल्यू शुड बी माय आंसर, और ये वाला वैल्यू किसके बराबर होता है 2 की पावर 4 -1, बोले तो कितना 15। 15 तरीकों से वो इंटरव्यू से बंदे लेके जा सकता है। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चे? अच्छा, ये तरीके कौन कौन से हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो आपके पास इंटरव्यू में ये बैठे हैं आपके पास अक्षय कुमार, ठीक है, सलमान भाई, SRK नहीं लेते, ठीक है, मतलब मेरी कोई दुश्मनी नहीं उनके साथ, आमिर भी नहीं लेते, ठीक है, क्या ले भैया, वरुण ले लेते, ठीक है, और एक और किसको ले यार, हमें कोई तो अच्छा नाम बता दो यार, कौन अच्छी एक्टिंग करता है। चलो सिद्धार्थ भी नहीं ले सकते क्योंकि एस से ऑलरेडी आ रहा है, तो एक और नाम बता दो काके, मिथुन दा को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चारों इंटरव्यू के लिए आए। अब इंटरव्यूअर का काम क्या था, या तो किसी एक को सिलेक्ट कर ले या 2 को सिलेक्ट कर ले। तो देखिए, एक बारी केवल अक्षय को कर लिया, एक तरीका, एक बारी केवल सलमान को, एक बारी केवल वरुण को, एक बारी केवल मिथुन को, 4 तरीके तो ये हो गए। फिर 2-2 भी सिलेक्ट कर सकता था, मान लो अक्षय को और सलमान को ले लिया, फिर मान लो अक्षय को और वरुण को ले लिया, फिर मान लो अक्षय को और मिथुन को ले लिया, फिर मान लो उसने सलमान और वरुण को ले लिया, फिर मान लो उसने सलमान और मिथुन को ले लिया, फिर मान लो उसने वरुण और मिथुन को ले लिया, फिर मान लो उसने अक्षय सलमान और वरुण को ले लिया, या अक्षय सलमान मिथुन, अक्षय सलमान वरुण, या फिर उसने मान लो सलमान वरुण मिथुन को ले लिया, या फिर मान लो उसने अक्षय वरुण और इसको ले लिया, ठीक है, तो या फिर चारों को चारों ले लिया। तो ये कितने आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 तरीकों से वो सिलेक्ट कर सकता है अगर उसको कम से कम एक आदमी सिलेक्ट करना है। तो समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? देख लीजिए जरा, यहां पे उसने बोला है कि भैया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बताओ आउट ऑफ 4 पीपल सच दैट कि आप एटलीस्ट 1 पर्सन को जरूर सिलेक्ट करो, एटलीस्ट 1 पर्सन को सिलेक्ट करो, यानी 1 कर लो या 2 कर लो या 3 कर लो या 4 कर लो, दैट इज फाइन बाय अस। तो आई थिंक वी गाइज आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। चलिए चौथी चीज की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, नंबर ऑफ द वेज ऑफ सिलेक्शन आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिकल यानी एक जैसे, आइडेंटिकल यानी एक जैसे, आइडेंटिकल यानी एक जैसे। तो वी गाइज नो कि ये हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश है ना, यस, और ये हमारे विन डीजल साहब, दोनों ही बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं, ठीक है। चलिए, और इसको पॉलिटिकल नहीं करेंगे भाई साहब, सिंपल सी बात बता रहा हूं, कोई भी गलत बयान नहीं करेगा। हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो हमारा काम मतलब फलाना टिकना कमेंट करना नहीं है, हम केवल समझने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। यस, अब पसंद नहीं करते आप, कोई दिक्कत नहीं है उसको, हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, सबकी सोच अलग अलग है,
हो सकती है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे देश को, हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात यह है, ठीक है। चलिए, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, चलता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन सच अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा जरा कि एक जैसे ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो ये दोनों एक दूसरे के लुक अलाइक्स लगते हैं ना, ऐसे बोलते भी हैं कि यार दोनों डोपलगैंजर्स एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। तो मैंने कहा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की चीज दिमाग में अगर रखवानी है बच्चे के, तो यार ये फोटो डाल दिया, ताकि हमारा फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत तेज होती है। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आते ही मेरे दिमाग में ये दोनों चीजें आ जाएंगी कि हाँ यार ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। और डिस्टिंक्ट में वो स्माइली, सारे स्माइली स्पेसेस अलग अलग होते हैं, राइट, उनके पीछे लॉजिक था। ओके, तो देखो, अगर मैंने आपको n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दे दिए, मैंने एक जैसे आपको चीजें दे दी, एक जैसी, कोई डिफरेंस नहीं उनके अंदर, जैसे संतरे एक जैसे हो सकते हैं, है ना, सारे सेम साइज के संतरे हो सकते हैं। तो अगर मैंने कहा आपके पास 10 संतरे हैं और वो आइडेंटिकल है, बोल सकता हूं मैं, अच्छा मैं ये नहीं बोल सकता यूजुअली कि आपके पास 10 लोग हैं और वो आइडेंटिकल है, बिकॉज लोग कभी आइडेंटिकल होते नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर फन कि आइडेंटिकल का मतलब मीनिंग दिमाग में बना रहे कि भैया ये दोनों एक दूसरे जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो समझना जरा, अगर मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और मैं r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूं, देखिए बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या करते हैं, NCR धड़ल्ले से, तो देखिए NCR नहीं है, भले ही आप r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो n ऑब्जेक्ट्स में से ही, बट नंबर ऑफ तरीके जो हैं वो NCR नहीं है, नंबर ऑफ तरीके 1 है। तो फॉर्मूला इसका NCR नहीं है। अब NCR क्यों नहीं है? NCR इसीलिए नहीं है बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। ये क्या है? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। तो आप धड़ल्ले से NCR लगा देते हो। तो NCR केवल तभी लगता है जब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और आपको R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। यहां पे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और आपको अगर R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो आपका तरीका केवल एक है, ना कि NCR नंबर ऑफ वेज। अब सर ये एक कैसा है? देखिए, मैंने आपको कहा कि यार आपके पास 10 ऑरेंजेस है, 1 2 ज्यादा हो जाएंगे 10, तो मान लो ये आपके पास ऑरेंजेस है, ठीक है, 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस यू हैव, ठीक है, 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस यू हैव। अब मैंने बोला कि यार एक ऑरेंज सिलेक्ट करो, तो आपने ये ऑरेंज ली या ये ऑरेंज ली या ये ऑरेंज ली या ये ऑरेंज ली या ये ऑरेंज ली, तो वो एक ही बात होगी कि नहीं? ये ऑरेंज ले लो तो भी एक ही बात है, ये ऑरेंज ले लो तो भी वही बात है, ये ऑब्जेक्ट ले लो, ये ऑरेंज ले लो तो भी एक ही बात है। क्यों? ऐसा क्यों? सोचो जरा। एक और 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका केवल एक है, क्योंकि इनमें कोई भेदभाव नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। जैसे मान लो मैंने ABC वाला क्वेश्चन करवाया था, तो आप एक A सिलेक्ट कर रहे हो या फिर आप B सिलेक्ट करोगे या फिर आप C सिलेक्ट करोगे, तो वो सिलेक्शंस तीनों अलग अलग क्यों थे? बिकॉज A, B और C आपस में अलग अलग होते हैं। यहां पर सारी चीजें ही सेम है, तो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके कितने? एक। 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके, भले ही आप ये 2 ले लो, भले ही आप ये 2 ले लो, भले ही आप ये 2 ले लो, वो भी एक ही तरीका है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेम है भैया। अब कौन सा लिया किसको फर्क पड़ता है, सारे के सारे एक जैसे। समझ में आ रही है बात? जब अपन सब्जी लेने जाते हैं तो वो सब्जी वाला क्या बोलता है, या फल वाला, जो लेना ले लो भाई साहब, सारे एक जैसे ही हैं, है ना। तो आइडेंटिकल जब भी आइडेंटिकल होता है, और आपको मान लीजिए कि दो ऑरेंज चाहिए उन 5 रखे हुए में से, तो उसका तरीका भी एक ही होगा। 3 ऑरेंज चाहिए तो भी उसका एक ही तरीका होगा, 4 ऑरेंज चाहिए तो भी उसका एक ही तरीका होगा, और 5 के ऑरेंज चाहिए, पांचों के पांचों, तो भी एक तरीका है, सारे ले लो। समझ में आ रही है बात? यस। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, समझना जरा, नंबर ऑफ वेज, number of ways of selection of one thing या one orange, number of the ways of selection of, पहले ये चीज कर लिया, और पहला केस हम कर रहे हैं, one orange out of 5 identical oranges। कितने तरीके हो गए उसके? एक ही तरीका होगा, क्योंकि कोई भी एक ले लो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सारे के सारे एक जैसे। दूसरा, टेकिंग 2 ऑरेंजेस, 2 ऑरेंजेस सिलेक्ट करने के तरीके, आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस। ठीक है, तो उसके तरीके कितने? उसका भी एक ही तरीका।
कोई भी दो ले लो, फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? सारे के सारे एक जैसे है, आइडेंटिकल है। ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पांचों के पांचों एक जैसे। ये लो या ये लो, वही एग्जैक्टली सेम थिंग है। ये लो या ये लो, वही एग्जैक्टली सेम थिंग है। तो एक तरीका ही होगा दो ऑरेंजेस सिलेक्ट करने का आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस। मैंने कहा सिमिलरली 3 ऑरेंजेस अगर आपको सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस, तो भी उसका एक ही तरीका। मैंने कहा 4 ऑरेंजेस सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस, तो भी उसका एक ही तरीका। मैंने कहा 5 ऑरेंजेस सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस, तो भी उसका एक ही तरीका। मतलब आर ऑब्जेक्ट्स अगर सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो उसके तरीके कितने होंगे? एक ही तरीका होगा हमेशा। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, बिकॉज सारों में कोई भेदभाव नहीं है ना। वहां पे ए बी और सी जब मैं सिलेक्ट कर रहा था, वो 3 क्यों हो रहे थे? 1 + 1 + 1 3 क्यों हो रहे थे? ए या फिर बी या फिर सी, क्यों? क्योंकि ए बी और सी खुद खुद अलग थे। राइट? समझ में आ गई बात? चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज two A's can be selected out of A. सॉल्यूशन देखो, आपको 2 A's सिलेक्ट करने हैं, यानी 2 A सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ दीज अवेलेबल। कितने हैं ये भैया? तो मैंने कहा यार ये तो 1 2 3 4 5 6 7 7 A's, ठीक है, 7 A दिए हुए हैं। और आपको वी नो, क्या हम जानते हैं? 2 A हमको सिलेक्ट कर रहे हैं। वी नो ऑल द 7 A's आर आइडेंटिकल इन ए। सारे के सारे ए आइडेंटिकल है। तो अगर मुझे एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाए और मुझे उसमें से 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स निकालने हो, तो कितने तरीके होते हैं? देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 A's आउट ऑफ 7 आइडेंटिकल A's, बिकॉज ये सारे ये तो आइडेंटिकल है ना, इज 1 ओनली। एक ही तरीका है बेटे, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कोई भी ले लो। ये 2 A ले लोगे तो कौन सा फर्क हो गया भैया? ये 2 A ले लोगे तो कौन सा फर्क हो गया? एक ही बात है वो। कोई भी 2 A ले लो, उसका एक ही तरीका है, बिकॉज ये सारे के सारे A एक जैसे। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? चलिए जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, अब देखिए 5वीं चीज पढ़ने जा रहे हैं हम, टोटल नंबर ऑफ वेज। यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से अगर सिलेक्ट करने, तो यहां पे n+1 तरीके। कैसे? 0 थिंग्स सिलेक्टेड, उसका कितना तरीका? एन आइडेंटिकल में से 0 थिंग्स सिलेक्ट करने का तरीका एक थिंग सिलेक्ट करने का तरीका बताओ जरा, एक ही तरीका। 2 चीजें सिलेक्ट करने का तरीका बताओ, जल्दी बताओ, एक तरीका। आइडेंटिकल है ना? 3 चीजें सिलेक्ट करने का तरीका, पिछले वाले का यूज है ये। 3 चीजें सिलेक्ट करने का तरीका एक, ऐसे करते करते n थिंग्स सिलेक्टेड, उसका भी तरीका एक। तो आपको समझ में आ गया होगा 1 + 1, या तो 0 थिंग सिलेक्ट करेंगे, या फिर एक थिंग सिलेक्ट करेंगे, या फिर 2 थिंग सिलेक्ट करेंगे, या फिर 3 थिंग, या फिर एंड सो ऑन, या फिर सारी की सारी चीजें। तो ये उनके तरीके हैं, इनको ऐड कर दीजिए तो आपके पास n+1 आता है कि नहीं आता है? देखिए जरा सारे के सारे बच्चे। 1 देखिए 0 थिंग सिलेक्टेड से शुरुआत कर रहे हैं तो एक ही है, फिर 1 थिंग शुरुआत से एक, तो यहां से यहां तक का सम तो n आ ही जाएगा, और ये एक और जुड़ जाएगा तो n+1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई आपत्ति? मैंने कहा ठीक है ना? तो इसका आई डोंट थिंक एग्जाम्पल करने की जरूरत है, बट फिर भी चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा एक आधा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ 10 M's अवेलेबल। 10 M आपको मैंने दे दिए, 10 M मैंने आपको दे दिए, और मैंने आपको कहा 10 M's। 10 M's का मतलब क्या है? M M M M M M M M
m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, ऐसे दे दिए। ऑल m's आर आइडेंटिकल, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, n+1, यानी कि 10+1 बोले तो 11। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को, क्योंकि दी ऑब्जेक्ट्स आर ऑल आइडेंटिकल। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को, किसी को कोई आपत्ति? चलिए जी, मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिएगा जरा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन सच दैट one or more objects are selected, one or more objects are selected out of n identical objects, n identical objects is n। समझिए जरा, here zero thing cannot be selected, है ना, तो one thing selected उसका एक तरीका, two things are selected उसका एक तरीका, समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। थ्री थिंग्स आर सिलेक्टेड उसका एक तरीका, बिकॉज आइडेंटिकल है भैया, है ना, आइडेंटिकल है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 n टाइम्स दैट इज इक्वल टू n, राइट एवरीवन। देख लीजिए जरा, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलिए इसके ऊपर भी एक लड्डू सा सवाल कर लेते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब क्या चीज लगेगी, वो समझ में आ गया तो फिर तो आप फोड़ दोगे, है ना। इसीलिए मैं इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, फाइंड मतलब थोड़ी इस तरीके से चीजें करवा रहा हूं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज by which you can select out of 100 rupees if you are having all money in form of 1 rupee coins, ठीक है, आपके पास 100 रुपए हैं और सारे के सारे 1 रुपी कॉइन के अंदर ही है, यानी 1-1 रुपए के सिक्के हैं। तो अज्यूमिंग फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन सिलेक्ट आउट ऑफ, if you have to select at least one rupee coin, ठीक है, या assuming all 1 rupee coins are identical, ठीक है। ऐसा मत बोलना सर कि आजकल तो सिक्के अलग आते हैं, 2015 का सिक्का अलग था, 2014 का सिक्का अलग था, ऐसा मत बोलना, ठीक है। अज्यूमिंग ऑल 1 रुपी कॉइन्स आर आइडेंटिकल, और हमको बोला गया है कि यू हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन रुपी कॉइन, मतलब एक तो कम से कम 1 रुपए का सिक्का आपको चूज करना ही है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो जाएंगे, n, दैट इज 100 टोटल नंबर ऑफ वेज, यस, इन द प्रॉब्लम। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को, कि या तो एक लेंगे 1 रुपए का सिक्का, या 2 रुपए के, या फिर दो सिक्के लेंगे 1-1 रुपए के, या फिर 3 सिक्के लेंगे 1-1 रुपए के, या फिर 4 सिक्के लेंगे 1-1 रुपए के, या फिर 5 सिक्के 1-1 रुपए के, एंड सो ऑन टिल, या फिर 100 सिक्के 1-1 रुपए के, तो वो 100 तरीके हो गए। समझ में आ गई बात, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जरा, नंबर ऑफ द वेज ऑफ सिलेक्शन, अगेन सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल। देखिए n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, डिस्टिंक्ट है तो NCR का इस्तेमाल होगा। देखो NCR टाइप सी चीज आ रही है, पहली बात तो ये, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, तो NCR आएगा ही आएगा पिक्चर के अंदर। अच्छा, यहां पे एक कंडीशन और दी हुई है कि व्हेन p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब उनको तो लेना ही लेना है। जैसे कि मान लो क्रिकेट मैच है इंडिया का, अब रोहित शर्मा इज द कैप्टन, अब रोहित शर्मा को पता है भैया हम टीम के अंदर 3 स्टार हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जड्डू, ठीक है, सर जडेजा। तो भैया इन तीनों को तो खिलाना है, रोहित शर्मा ने डिसाइड कर लिया कि भैया हम तीनों को तो खेलना है, बाकी तो
हार जाएंगे, है ना। चलिए, तो रोहित शर्मा को ये टास्क दिया गया कि यार आपके पास 15 मेंबर स्क्वाड है, ठीक है, और आपको सिलेक्ट करना है प्लेइंग 11 सच दैट रोहित, विराट and Jadeja must be there in the playing 11. ठीक है, समझ में आ रही है बात। इनके अलावा कोई हो या टीम के अंदर ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 15 मेंबर का स्क्वाड दिया गया है जिसमें से हमें प्लेइंग 11 को चूज करना है, तो प्लेइंग 11 के अंदर रोहित, विराट और जडेजा को होना ही है। अब आप कितने तरीकों से टीम बना सकते हो, तो देखो जरा, मैंने हमेशा कहा हुआ है आपको परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी आपको कंडीशन दी है पहले आप उसको सेटिस्फाई करवा लो। तो यहां पर कंडीशन दी हुई है कि रोहित, जडेजा और विराट को ले लो, लेना ही है। तो मैंने कहा यार रोहित को लेना ही है, तो एक मैंने कहा रोहित पहले जगह पकड़ यार, विराट तू अपनी जगह पकड़, जडेजा 3 जगह, तीसरी जगह तू अपनी पकड़ ले। इन तीनों ने अपनी जगह पकड़ ली। तो अब आपके पास इन 15 में से कितने लोग बचे इन तीनों के अलावा, तो सर मेरे पास 12 लोग बचे। ओके, उन 12 लोग में से मुझे प्लेइंग 11 के अंदर कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, सर 3 लोग, रोहित, विराट और जडेजा को तो मैंने ले लिया। रोहित एक ही है, उसको लेना ही है, तो उसका एक ही तरीका हो गया। विराट लेना ही है, एक ही है विराट, तो उसको लेने का तरीका भी एक ही हो गया। जडेजा लेना ही था, तो उसको लेने का तरीका भी ले लिया कि भैया ये तो जगह गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। तो अब आपके पास इस 15 मेंबर स्क्वाड में से 12 लोग बचे हैं, और आपको प्लेइंग 11 में और कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, 3 तो ले ही लिया आपने, रोहित, विराट और जडेजा। तो अब आपको 3 लोग और सिलेक्ट कर, मतलब आपको 8 लोग और सिलेक्ट करने हैं कि नहीं। प्लेइंग 11 में से 3 लोग तो आप सिलेक्ट कर ही चुके हो, रोहित, विराट और जडेजा। तो आपको बेसिकली 12 लोग जो अब बचे उसमें से 8 लोग सिलेक्ट करने हैं। अब 12 के 12 लोग डिस्टिंक्ट है कि नहीं, और आपको 8 चीजें अगर सिलेक्ट करनी है तो आप कैसे करोगे, एनसीआर, दैट्स इट। क्योंकि आपने रोहित, विराट और जडेजा को टीम के अंदर लेना ही था, तो उनको लेने के तरीके एक, एक और एक हो गए। फिर उन तीनों के अलावा 15 मेंबर के स्क्वाड में से अब 12 मेंबर्स बचे, जिसमें से आपको 8 और लेने हैं, बिकॉज 3 आप ऑलरेडी ले चुके हो, विराट, रोहित और जडेजा। तो इतने तरीकों से आप इन दिस केस टीम बना सकते हो। ये फॉर्मूला देख लीजिए, क्लियर हो रहा है सारे के सारे बच्चों को, किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का। यप, तो whenever P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, तो ये दिमाग में एग्जांपल आ जाना चाहिए, रोहित, विराट और जडेजा वाला। समझ में आ गई बात, इससे कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक आधा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 4 letters can be selected out of letters of the word in how many ways 4 letters can be selected out of letters of the word। क्या ले, वर्ड क्या ले बताओ, मैथ्स ले ले, ठीक है, सच दैट M and T are always included। M और T को तो लेना ही है, और आपको इन 5 लेटर्स में से 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं। बताओ कितने तरीकों से ले सकते हैं, तो देखिए जरा, M और T को तो लेना ही है, तो M और T को तो लेना ही है, तो इनके एक एक तरीके हो गए। अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है A, H और S, और आपको टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने थे। तो इन 3 में से आपको कितने सिलेक्ट करने, 2 सिलेक्ट करने, या कहूं 5 - 2 C 4 - 2, यही तरीके हो जाएंगे। इन 5 में से, इन 3 में से अब मुझे 2 और सिलेक्ट करने, बिकॉज मुझे 4 सिलेक्ट करने थे। देखो M और T मुझे सिलेक्ट करना था, उसका एक एक तरीका। अब इन 3 में से मुझे 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, नाउ 2 नीड्स टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दीज। तो 3C2 लिखना था बेसिकली, 3C2 ही तो लिखा हुआ है, देखो जरा,
2 नीड्स टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दीज 3। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चे? तो ये कितना आ गया? 3C2 इज द आंसर। दैट्स इट। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? अप्लाई कर पा रहे हैं ना भैया? डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं चीजों को कि नहीं कर पा रहे, वो भी जरूरी है। सर क्या अभी तक कॉम्बिनेशन ही चल रहा है? सारे केसेस क्लासिफाई करवा दिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कौन से केस में क्या लगना चाहिए। अब देखो 8वां, नंबर ऑफ द वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट। अभी भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही है। ओके, व्हेन पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर इंक्लूडेड, मतलब उनको इंक्लूड नहीं करना। जैसे मान लो एक बारी लड़ाई हो गई थी गौतम गंभीर की और विराट कोहली की, तो कोच को बड़ा गुस्सा आया यार। टीम इंडिया का सिलेक्शन था, कोच को बड़ा गुस्सा आया। कोच ने कहा यार तुम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो और तुम ग्राउंड के अंदर लड़ लिए, हालांकि दोनों ही बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, है ना, दोनों ही बहुत बढ़िया प्लेयर्स रहे हैं अपने अपने टाइम के। विराट इज अ लेजेंड एंड गौतम गंभीर ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं हमारे देश के लिए, ठीक है। 2007 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, बहुत अच्छा फाइनल में खेले वो। 2011 के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा फाइनल में खेले वो, ठीक है, 97 के आसपास रन बनाए थे। फिर धोनी ने आके खूब पिटाई करी थी श्रीलंका की, ठीक है। चलिए खैर वो दूसरी बात है। बट कंसिडरिंग अ सिनेरियो कि यार इन दोनों के बीच की लड़ाई हो गई और कोच ने कहा कि यार तुम दोनों ना यार बीच मैदान में लड़ लेते हो, इससे ना नाम खराब होता है यार टीम का, और टीम का एटमॉस्फेयर खराब होता है, मैं तुम दोनों को अगले मैच में नहीं खिला रहा। तो भैया इन दोनों को टीम से बाहर कर दिया। अब आपके पास देखिए 15 मेंबर स्क्वाड था और आपको बोला गया कि 15 मेंबर स्क्वाड में से 15 मेंबर स्क्वाड में से गंभीर एंड विराट आर नेवर इंक्लूडेड। गंभीर एंड विराट आर नेवर इंक्लूडेड, मतलब बोला यार इनको दोनों को बाहर निकालो यार थोड़े दिन के लिए, इनको दिमाग की शांति दो। तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट प्लेइंग 11? इन हाउ मेनी वेज you can select playing 11? तो इनको जो है वो 15 मेंबर स्क्वाड के अंदर तो रखा है, ऐसा नहीं है कि विराट को और गंभीर को जो है वो 15 मेंबर स्क्वाड के अंदर नहीं रखा है। प्लेइंग 11 में सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो प्लेइंग 11 में तो बोला है कि भैया इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करना, तो मैंने कहा ठीक है, इन दोनों को अगर सिलेक्ट नहीं करना तो इनके अलावा हमारे पास कितने लोग बचे? सर 13। उन 13 में से मुझे कितने लोग सिलेक्ट करने? 11। और डिस्टिंक्ट है, हर आदमी डिस्टिंक्ट होता है, तो डिस्टिंक्ट के केस में एनसीआर लगता है। देख लो भैया, इतने तरीकों से प्लेइंग 11 कैन बी सिलेक्टेड। समझ में आ रही है बात? फॉर्मूला भी वेरीफाई कर सकते हो आप। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चे? किसी को कोई दिक्कत? मैंने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका भी एक आधा ऐसे ही क्वेश्चन कर लो। इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 7 students out of 14 available such that can be selected such that a two particular boys such that two particular boys are never included। दो पर्टिकुलर बॉयज को कभी भी नहीं लिया गया है। तो देखिए जरा, दो पर्टिकुलर बॉयज को कभी भी नहीं लिया गया, तो आपके पास बच्चे कितने हैं स्टूडेंट्स? 14 - 2। उसमें से आपको लेके कितने जाने हैं? 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। दैट्स इट, क्लियर है। मान लो आप पिकनिक जा रहे हो, है ना, 14 लोगों का टीम आपका है, आप लोग पिकनिक जा रहे हो, 14 क्लास का आपका स्ट्रेंथ है, लेकिन टीचर को पता है कि यार ये 2 नालायक बच्चे हैं ना, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इनको नहीं ले जाना इस बारी। तो और टीचर ने बोला कि यार है ना 7 लोगों को ही लेके जा सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास जो है ना वो 7 सीटर ही गाड़ी है, उससे बड़ी गाड़ी मेरे पास है नहीं, तो सारे के सारे तो आ नहीं पाओगे। तो अब उनको अगर 7 नाम चूज करने हैं आपके टीचर को पिकनिक ले जाने के लिए, तो वो इतने तरीकों से चूज कर सकते हैं। और 2 लोगों को, नालायकों को नहीं लेके जाना है, क्योंकि वो खो जाते हैं और टीचर घूमने की बजाय उनको ढूंढता रहता है ना, तो टीचर ट्रिप एंजॉय नहीं कर पाता। तो उसके तरीके कितने हो गए नाम सिलेक्ट करने के? इतने सारे तरीके हो गए। समझ में आ रही है बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
अभी तक हमने 8 केसेस सिलेक्शन के देखे, मैं उनको थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा। सबसे पहले हमने देखा कि यार मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और मुझे r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने कितने तरीके, NCR। दूसरा मैंने देखा कि यार मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बताने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कितने सिलेक्ट करो, तो आप 0 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCN यानी कि 2 की पावर n। तीसरी बात मैंने कहा कि यार एटलीस्ट 1 पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड, मतलब एक तो सिलेक्ट करना ही है, यानी कि NC0 नहीं आएगा इस बार बस, तो 2 की पावर n माइनस 1 आंसर आया था। फिर मैंने कहा चौथी चीज कि आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो, भले ही 1, भले ही 2, भले ही 3, भले ही 4, तो उसका एक एक तरीका ही होता है। मतलब मैं बोलूं आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या कहूं 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो भी एक तरीका। मैं कहूं आपके पास 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने कितने तरीके, एक तरीका, राइट। ओके, फिर मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n + 1 टाइम्स, तो n + 1 आंसर आता है क्योंकि 0 ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी सिलेक्टेड। फिर छठा केस हमने ये पढ़ा था कि सच दैट 1 पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड, या सच दैट 1 ऑब्जेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो उसका n तरीके थे बिकॉज 0 ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड इन दैट केस। ठीक है, फिर सातवां हम आए विराट, जड्डू और वो रोहित शर्मा वाला कि p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट। फिर हमने 8वीं चीज पढ़ी, क्या पढ़ी कि भैया विराट कोहली की और गौतम गंभीर की लड़ाई हो गई तो p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर इंक्लूडेड आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब मुझे r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने तो उसके कितने तरीके। अब हम आखिरी चीज पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन की, यानी सिलेक्शन की, दैट्स इट। इसके अलावा कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई बात? चलिए तो देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स, r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स। अच्छा देखिए, 3 तरीके की कैटेगरीज बन सकती है ऑब्जेक्ट्स में। या तो ऑब्जेक्ट सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं अलग अलग, जो कि हम पढ़ चुके हैं तीनों केसेस उसके, या फिर तीनों के तीनों, या फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो सकते हैं, जो भी हम पढ़ चुके हैं। और तीसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ तो आइडेंटिकल है और कुछ डिस्टिंक्ट है। फ्यू आर अलाइक ऑफ वन काइंड, फ्यू ऑफ अनदर काइंड, या कहूं इस थर्ड केस का मतलब है फ्यू आइडेंटिकल फ्यू डिस्टिंक्ट। कुछ एक जैसे हैं और कुछ अलग है, मिक्स्ड है। देखिए सबसे पहले हमने केवल डिस्टिंक्ट की बात करी थी अलग अलग, फिर हमने आइडेंटिकल के केसेस को भी शामिल किया था। अब हम जो तीसरी केस लेने जा रहे हैं उसके अंदर फ्यू आइडेंटिकल और फ्यू डिस्टिंक्ट, जैसे नमन, जैसे नमन। तो यहां पर देखिए आप खुद बच्चों कि 2a एक जैसे हैं, 2n एक जैसे हैं और एक m अलग है, राइट। 2a एक जैसे हैं, 2n एक जैसे हैं और एक m अलग है। तो फ्यू आर आइडेंटिकल, फ्यू आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, अच्छा फिर मैं बोलूं लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज, खुद देखिए 2 तो a है यानी 2a आइडेंटिकल है, 2 r है यानी 2 r आइडेंटिकल है, एक n है, एक g है, एक e है, तो ये भी इसी केस में आ रहा है। हर वो चीज जो कि न तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, न सारे के सारे आइडेंटिकल है, वो इस केस के अंदर आती है। पहली बात तो ये समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को। हर वो चीज जिसमें न तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, न तो सारे के सारे अलग है, और ना सारे के सारे आइडेंटिकल है, वो इस केस के अंदर आएगी, फ्यू आइडेंटिकल एंड फ्यू डिस्टिंक्ट के अंदर। समझ में आ गई बात? जैसे ये जेम्स का एग्जांपल, लाल कलर की भी जेम्स होती है, कुछ कुछ जो होती है ग्रीन कलर की होती है, कुछ जो ऑरेंज कलर की, कुछ अलग अलग कलर की, ब्लैक कलर की एंड सो ऑन, राइट। तो समझ में आ गया होगा, मिक्स्ड ब्रीड है। ठीक है, मिक्स्ड ब्रीड है। ठीक है, यस। या हमने और भी कई सारे चीज देखी थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्शन अगर करना है मुझे आर ऑब्जेक्ट्स का, तो आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, तो मुझे रिक्वायर रहता है क्या, केस फॉर्मेशन। क्या रिक्वायर रहता है मुझे, केस फॉर्मेशन रिक्वायर रहता है। जैसे समझना, अगर मैं आपको बोलूं पहली चीज कि सिलेक्शन ऑफ 4 letters out of the letters of the word नमन, तो पहली चीज तो आपका जो आंसर होगा, पहली चीज आपका जो आंसर होगा वो 5C4 नहीं होगा। आपका जो आंसर है वो 1 नहीं होगा। ये आंसर कब होता है, जब सारे के सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट होते।
ये आंसर कब होता, जब सारे के सारे लेटर्स आइडेंटिकल होते। अब यहां पर कुछ लेटर्स आइडेंटिकल है, कुछ लेटर्स अलग अलग हैं, तो ये इस कैटेगरी का है। और इसके अंदर क्या बोल रहा है ये, सिलेक्शन रिक्वायर्स केस फॉर्मेशन, सिलेक्शन रिक्वायर्स केस फॉर्मेशन। अब केस फॉर्मेशन क्या है वो समझना जरूरी है। केस फॉर्मेशन समझना जरा। सबसे पहले आप यहां पे लिख दो, आपके पास दो तो ए हैं, ठीक है, ओके, आपके पास दो ए हैं, आपके पास जो है वो मतलब ऐसे बोल सकते हो आप कि आपके पास ए का बंडल है, ऐसे दो ए हैं, आपके पास दो एन है, या कहूं एन एन का बंडल है, ठीक है, और एक आपके पास एम है, ठीक है, ऐसा। यप, केस फॉर्मेशन करना। अब केस फॉर्मेशन का मतलब क्या, देखो, क्या मैं सारे के सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स चूज कर सकता हूं क्या? मुझे 4 लेटर चूज करने हैं, सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। देखिए सारे के सारे लेटर्स अगर मैं डिस्टिंक्ट देखता हूं तो एक ए, एक एन और एक एम मैंने कर लिया, ये तो 3 ही डिस्टिंक्ट हुए, चौथा तो डिस्टिंक्ट है ही नहीं। तो यहां पर ऐसा तो कोई केस बनेगा ही नहीं कि जो मुझे 4 लेटर डिस्टिंक्ट करने, सिलेक्ट करने वो सारे के सारे अलग हो, ऐसा तो कभी भी होगा ही नहीं, ठीक है, कि मतलब देखिए 3 ही कैटेगरी के लेटर्स हैं मेरे पास, एक तो ए कैटेगरी के, एक एन और एक एम कैटेगरी के, हाँ या ना, नमन वर्ड के अंदर। तो चारों के चारों लेटर्स अलग अलग हो ऐसा तो मैं सिलेक्ट कभी कर ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे 4 वैरायटी के लेटर्स ही नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 लेटर एक वैरायटी के और 2 लेटर अलग, ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? 2 letters of one variety, 2 letters of one kind, 2 distinct। कहने का मतलब क्या है, देखो जरा समझो, जैसे ऐसे ए ए एन एम, 2 एक जैसे है 2 अलग है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एन एन ए एम, ऐसे वाले 2 letters of one kind, 2 are distinct। समझ में आ रही है बात, ऐसे वाले, ठीक है जी। चलिए दूसरा केस, 2 letters of one kind, 2 letters of another kind। सोचो जरा, ऐसे भी तो बन सकते हैं, मतलब ए एन एन। अच्छा, सिलेक्शन कर रहे हैं तो ए एन एन और एन ए एन, एन एन ए ये सारे सेम होंगे, बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर, सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और कोई तरीका? तो सर देखिए 2 लेटर्स एक जैसे ले लिए तो बाकी के 2 लेटर्स या तो मैं डिस्टिंक्ट रख सकता हूं, या बाकी के 2 लेटर्स भी मैं अनदर काइंड के रख सकता हूं, ठीक है, ये हो गए। और तो कोई चीज हो नहीं सकती 2 लेटर्स के साथ। मैंने कहा ठीक है 3 लेटर्स सेम रख लू, 3 लेटर्स अगर मैं सेम रखूं तो ए मेरे पास 3 है क्या? नहीं सर। एन एन मेरे पास 3 है क्या? नहीं सर। मेरे पास एम 3 है क्या? नहीं सर। तो 3 लेटर्स में एक जैसे और एक लेटर अलग रखूं, ऐसा भी हो नहीं सकता। और मैं चारों के चारों लेटर्स एक जैसे रखूं, वो भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये तो ए वाले बंडल 2 ही है, मतलब 2 ही ए हैं इसके पास, 2 ही एन है, चारों के चारों लेटर्स एन तो हो नहीं सकते, चारों के चारों ए नहीं हो सकते, बिकॉज 3 ए ही नहीं हो रहे हैं, 3 एन ही नहीं है, 3 एम ही नहीं है, तो 4 ए 4 एन और 4 एम कैसे होंगे? तो दैट्स इट, यही केसेस बनते हैं। देखो मैं फिर से बताता हूं मैंने केसेस कैसे बनाए। पहली चीज मैंने देखा कि सारे के सारे केस लेटर्स जो है वो जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वो डिस्टिंक्ट हो जाए। तो मैंने कहा यार 4 लेटर्स मुझे चूज करने हैं, यहाँ पे तो वेराइटी 3 है, ए एन और एम, तो 4 वेराइटी कैसे लाऊंगा? ला ही नहीं सकता, तो ऑल द 4 लेटर्स कैन नेवर बी डिस्टिंक्ट। फिर मैंने कहा कि यार चारों डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, तो ऐसा हो सकता है कि यार 2 एक जैसे हों और 2 अलग हों। हाँ यार ए एन एन और ये एन एम और ए एम ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 लेटर्स ऑफ अनदर काइंड, दो लेटर्स एक जैसे में, ये 2 केसेस बन सकते हैं, है ना। ये केस अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर तीसरा केस, तीसरी चीज पे आते हैं कि 3 लेटर्स एक जैसे हों और एक लेटर अलग हो। तो 3 लेटर्स एक जैसे तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज ए 2 ही है मेरे पास, एन 2 ही है, एम भी एक ही है, तो 3 लेटर्स एक बिरादरी के तो है ही नहीं मेरे पास, किसी भी एक बिरादरी के, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और चारों के चारों लेटर्स भी एक ही बिरादरी के हों, वो भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है केस फॉर्मेशन? ठीक है। मैंने कहा द मोमेंट वी गाइस आर क्लियर विद दिस, तो इसके कितने तरीके हो गए इस चीज के करने के? तो आप देखो जरा आप देखो जरा, ये चीज सिलेक्ट करने के तरीके हम कैसे निकालेंगे और ये चीज सिलेक्ट करने के तरीके हम कैसे निकालेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी केयरफुली।
मैंने कहा टू लेटर्स ऑफ वन काइंड, तो मैंने कहा इनके पास गया मैंने कहा यार एक एक मतलब ये ए का बंडल, ये एन का बंडल इसके पास है, इसके पास तो एम का बंडल है ही नहीं, ठीक है। टू लेटर्स ऑफ वन काइंड जब मुझे सिलेक्ट करना है तो या तो मैं ये वाला बंडल उठा लूं या ये वाला बंडल उठा लूं, हाँ या ना, या तो ए उठा लूं या फिर एन उठा लूं। सही बात है कि गलत बात है? तो मैंने कहा जब मुझे टू लेटर्स ऑफ वन काइंड सिलेक्ट करना है तो 2C1 नंबर ऑफ वेज हो गई मेरे पास। क्यों? या तो ए या फिर एन, ईदर ए और एन। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? और तो कहीं से टू लेटर्स ऑफ वन काइंड मिल नहीं सकता बिकॉज एम तो मेरे पास एक ही है। मैंने कहा ठीक है, और साथ साथ मुझे दो डिस्टिंक्ट लेटर्स भी सिलेक्ट करने हैं, तो इसीलिए यहां तो करूंगा मैं मल्टीप्लाई। दो डिस्टिंक्ट लेटर सिलेक्ट करने के कितने तरीके? मान लिया कि आपने ए वाले बंडल ले लिया, तो अब आपके पास एन और एम बिरादरी बची है, क्योंकि आपने ए वाली बिरादरी अगर ए वाला बंडल ले लिया तो अब आपके पास एन और एम बचा हुआ होगा, हाँ या ना। तो उन दो चीजों में से अगर आपको दो की दो चीजें लिखनी है, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, देखो जरा एन और एम, और मैं बोल रहा हूं कि दो डिस्टिंक्ट चीजें सिलेक्ट करनी है, तो एन और एम आप इधर आ जाओगे, बंडलिंग बंडल देखिए टू लेटर्स ऑफ वन काइंड हो चुका, इन दोनों बंडल में से एक बंडल सिलेक्ट कर लिया, ये इधर ए और एन ये बंडल सिलेक्ट हो गया। 2C1 दो बंडल में से एक चीज सिलेक्ट करना, ठीक है। फिर ये वाली चीज पे आ रहा है टू डिस्टिंक्ट, तो टू डिस्टिंक्ट अब ए सिलेक्ट अगर कर लिया तो अगला ए सिलेक्ट कर नहीं सकते बिकॉज है ही नहीं मेरे पास। फिर मैंने कहा एन और एम दो चीजें बचती है, इन दो में से दोनों की दोनों चीजें सिलेक्ट करने के तरीके 2C2। तो ये आप क्या हो गया पहला केस कि ये चारों की चारों चीजें आपकी सिलेक्ट हो गई। देखिए ये 2C1 किया है, क्यों किया है? बिकॉज यहाँ पे बंडल सिलेक्ट किया है ए का और एन में से कोई एक बंडल, दो बंडल में से एक बंडल, तो दो चीजें ऑलरेडी आ गई। फिर 2C2 ये दो चीजें, तो उसके तरीके कितने आ रहे हैं? ये दो आ रहे हैं। और वैसे भी देखो आप केस फॉर्मेशन करोगे तो आपको पता पड़ेगा एक तो ये केस और एक ये केस, दो ही आएंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं। टू लेटर्स ऑफ वन काइंड, टू लेटर्स ऑफ अनदर काइंड, तो देखो जरा मुझे दो दो के दो बंडल चाहिए, तो मेरे पास दो दो के एक तो ए एक एन है, तो दो बंडल ही हैं, दोनों में से दोनों के दोनों सिलेक्ट कर लो, हाँ या ना। बोथ ए एंड एन ये दोनों के दोनों सिलेक्ट करना ही है, इसका एक ही तरीका देखो ए एन। तो चार लेटर सिलेक्ट करने के तरीके क्या है यहां पे देखो, या तो इस केस के थ्रू या फिर इस केस के थ्रू, यानी यहां पे मेरा आंसर आया था 2, यहां पे मेरा आंसर आया 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, टोटल या कहूं सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स कैन बी डन इन 3 वेज, 2 + 1, बिकॉज या तो ये केस या तो ये केस, यानी आई विल ऐड द केसेस इंडिविजुअली। तो यहां पे 2 आया था आंसर, यहां पे 1 आया था, तो 2 + 1। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ये थोड़ा सा अभी पूरे का पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, आई नो दैट, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ 4 letters can be done in 2 + 1 that is 3 ways। पूरे का पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, वो अभी होगा जब मैं धीरे धीरे एक आधे और एग्जांपल्स लूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा बेस बना के चलना, अभी मजा आएगा, ठीक है। यस देखना जरा बेटे एग्जाम्पल, इन हाउ मेनी वेज 4 letters can be selected out of the letters of the word assassin? In how many ways 4 letters can be selected out of the letters of the word assassin? ठीक है चलिए देखिएगा जरा। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 8C4 मेरा आंसर नहीं होगा, बिकॉज क्यों नहीं होगा? बिकॉज नॉट ऑल दी 8 लेटर्स कमिंग ओवर हियर आर डिस्टिंक्ट। पहली बात तो ये भैया 8C4 मेरा आंसर होगा नहीं, और 1 भी मेरा आंसर होगा नहीं, बिकॉज नॉट ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। तो यहां पर केस फॉर्मेशन होगा, बिकॉज कुछ चीजें एक जैसी है, कुछ चीजें अलग है। थर्ड कैटेगरी के अंदर आ रहा है, डिस्टिंक्ट में नहीं आ रहा, आइडेंटिकल में नहीं आ रहा, तो यहां पे केस फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। पहली बात तो ये अब समझना जरा। सबसे पहले केस फॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम के अंदर ना इधर साइड में लिख लिया करो कि आपके पास ए कितने हैं, आपके पास ए जो है वो 2 है, एस कितने हैं आपके पास 4 है, आई कितने हैं आपके पास 1 है, और एन कितने हैं आपके पास 1 है, ठीक है।
चलिए आपको 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो पहली, ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट या ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, एक तो ये केस। अभी जो भी 4 लेटर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो। तो आपने कहा यार एक वैरायटी मेरे पास ए प्रेजेंट है, एक एस प्रेजेंट है, एक आई प्रेजेंट है और एक एन प्रेजेंट है। तो 4 डिस्टिंक्ट वैरायटीज, डिस्टिंक्ट मैं बोल रहा हूं चारों के चारों लेटर्स डिस्टिंक्ट हो, तो आप केवल इन्हीं चीजों को पढ़ोगे जो कि अलग अलग है। तो आपके पास कितनी अलग अलग चीजें हैं? 1 2 3 4, 4 है। उसमें से 4 चीजें सिलेक्ट करनी है आपको, तो एनसीआर लग जाएगा यहां पे। देखिए मैंने क्यों लगाया, मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे, मैंने जब ये चीज सिलेक्ट करी है ना, तो मैं केवल इन्हीं को देख रहा हूं कि भैया मेरे पास ये 4 है। ये जब चीज सिलेक्ट यहां लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये वाली चीज, समझ में आ रही है बात? यस। अगर मान लीजिए मेरे पास वर्ड यहां पे होता तसासिन, ऐसा होता तसासिन, तो यहां पे टी और आ जाता, तो इन दैट केस यहां पे 5 आ जाता, बिकॉज TASIN 5 वैरायटी हो जाती मेरे पास। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को क्या बोल रहा हूं मैं? एवरीवन क्लियर है? चलिए अच्छा, और मैंने कहा यार कि ये चारों की चारों तो अलग अलग है, इसलिए मुझे 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे, तो C4 आ गया। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? तो ये चीज हो गई पहला केस। दूसरा केस समझना जरा, 2 ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल या 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल, या कहूं 2 लेटर्स आर अलाइक, या 2 लेटर्स आर ऑफ वन काइंड, सारी सारी बातें सेम ही है। 2 लेटर्स ऑफ सेम काइंड, 2 डिस्टिंक्ट, एक तो ये हो सकता है, और एक ये भी हो सकता है कि 2 लेटर्स ऑफ वन काइंड, 2 लेटर्स ऑफ अनदर काइंड। हाँ या ना बेटे? अच्छा ऐसा क्यों बोला मैंने, देखो समझो जरा, यहां पर मेरे पास ए का बंडल, यहां पर मेरे पास एस 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 ऐसा बंडल है, यहां पर ऐसा, और ये यहां पर ऐसा, ऐसा है सिनेरियो मेरे पास। तो समझो जरा, 2 लेटर्स ऑफ सेम काइंड, 2 लेटर्स ऑफ सेम काइंड मतलब ए ले सकता हूं और एस एस ले सकता हूं, आई तो ले ही नहीं सकता बिकॉज मेरे पास 2 आई है ही नहीं, और एन भी नहीं ले सकता बिकॉज मेरे पास 2 एन है ही नहीं। तो अगर मैंने इस बंडल को ऐसे काट दिया मान लो, तो मेरे पास एस एस का बंडल तो बन जाएगा ना। तो ए का बंडल ऑलरेडी है, ऐसे बंडलिंग में काट सकता हूं, ठीक है, मतलब 4 एस है तो मैं 2 एस ले सकता हूं ना। 2 लेटर्स ऑफ सेम काइंड, तो मेरे पास 2 बंडल है, देखो ए का बंडल और एस एस का बंडल। तो मैंने कहा यार 2 बंडल में से कोई एक बंडल ले लो, इधर एस एस और ए। आपने कहा ठीक है सर, 2 बंडल में से कोई एक बंडल ले लिया, तो मेरे पास 2 लेटर्स ऑफ द सेम काइंड आ गए। मैंने कहा ठीक है, अब 2 डिस्टिंक्ट, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपने एसएस वाला बंडल ले लिया। अगर आपने एसएस वाला बंडल ले लिया, तो अब आपको जो ये चीज लेनी है 2 डिस्टिंक्ट, तो अब आप एस अगला वहां से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज आपने 2 लेटर्स ऑफ द सेम काइंड तो ले लिया, अब 2 आपको अलग लेने हैं। तो इसके अलावा मान लो आपने एसएस ले लिए, तो अब आपके पास क्या क्या बचता है? एक तो ए बचता है, एक आई बचता है और एक एन बचता है। देखिए जब भी डिस्टिंक्ट की बात आ रही है तो मैं इधर जा रहा हूं, और जब भी बंडल की बात आएगी तो मैं इधर आऊंगा। ये सिनेरियो ऑब्जर्व करिए बस अपने माइंड में। तो मुझे जब 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एस एस वाली चीज तो मैं ले चुका, एस एस वाली चीज मैं ले चुका, यानी अब अगला एस मैं यहां से ले नहीं सकता, क्योंकि एस एस वाला बंडल में ले चुका हूं। तो मेरे पास क्या क्या चीज बच गई? ए आई और एन, ये 3 चीजें बच गई, और उसमें से मुझे 2 चीजें लेनी है डिस्टिंक्ट। तो 3 चीजें ए एस और आई, सॉरी ए आई और एन, उनमें से मुझे 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, तो 3C2 बेस। समझ में आ रही है बात एवरीवन? देखिए कंपेयर करवाऊंगा अभी पिछली वाली प्रॉब्लम से। फिर यहां पे आते हैं 2 लेटर्स ऑफ वन काइंड, 2 लेटर्स ऑफ अनदर काइंड। तो कुल मिला के मुझे ए एस एस ऐसी चीज चाहिए, या एस एस ए। तो मेरे पास 2 ही बंडल हैं, दोनों में से दोनों के दोनों सिलेक्ट कर लिए मैंने। समझ में आ रही है बात? यस सारे के सारे बच्चे देखिए कंपेयर करिए। 2 लेटर्स ऑफ वन काइंड, 2 लेटर्स ऑफ डिस्टिंक्ट। तो मैंने क्या किया, इन 2 बंडल में से एक बंडल सिलेक्ट किया, देखो 2C1, तो 2 एक जैसी चीज आ गई। फिर मान लीजिए मैंने अगर ए सिलेक्ट कर लिया, ए अगर सिलेक्ट कर लिया, तो तीसरा अब मैं ए सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो मेरे पास 2 चॉइसेस थी, एन और एम। उन दोनों को सिलेक्ट करना था, बिकॉज 2 डिस्टिंक्ट वर टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, ये चीज क्लियर थी। अच्छा 2 लेटर्स ऑफ वन काइंड, 2 लेटर्स ऑफ अनदर काइंड। तो मैंने कहा 2 के बंडल कौन कौन दे सकता है? ए दे सकता है, एन दे सकता है, तो दोनों के दोनों बंडल को सिलेक्ट किया था। देखो सिमिलरली यहां पर भी आ जाओ, 2 लेटर्स ऑफ वन काइंड, 2 लेटर्स ऑफ अनदर काइंड, 2 ही बंडल है ए और एस एस वाले, तो दोनों के दोनों सिलेक्ट कर लिए। मैंने कहा ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और कोई केस है क्या?
3 letters of one kind, one distinct. समझना जरा इसका क्या मतलब है, मैं बता भी देता हूं, इनके इंडिविजुअल मीनिंग्स भी बता देता हूं, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। देखिए यहां पे क्या मतलब है, ASIN, चारों के चारों डिस्टिंक्ट। 2 letters of same kind and 2 letters are distinct like this, AAIN, AASI, something like this। समझ में आ रही बात है ना? अगर 2 letters of same kind and 2 letters of another kind, AASS, ठीक है। और 3 letters of one kind यानी SSS और A, या फिर SSS और I एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। चलिए तो देखिए 3 वाला बंडल मुझे कौन दे सकता है? मैं A के पास गया, मैंने कहा बेटा तेरे पास तो 2 ही है, तू कहां से 3 वाला बंडल दे देगा, हट तू। फिर मैंने कहा तू दे सकता है क्या? हाँ, ये 3 वाला बंडल भी बना सकता है, हाँ या ना? फिर मैंने कहा ये, अरे इसके पास तो एक ही है, इसके पास भी एक ही है। तो मैंने कहा यार कि भैया तुम तो बनाने से रहे, केवल तुम ही बचे हो। तो इसने 3 का बंडल मुझे दे दिया, तो इसके पास यहां पे कितने बंडल है? एक ही बंडल है जो कि मुझे लेना ही है, एक ही बंडल है। देखिए यहां पे फिर से समझिएगा, 2 letters ऑफ सेम काइंड जब मैं ले रहा था तो मेरे पास 2 बंडल थे, SS और AA, उसमें से एक बंडल मैंने लिया था यानी 2C1। जब मैं ये दोनों ले रहा था तो मैंने कहा 2 ही बंडल है SS और A, वो मुझे दोनों के दोनों चाहिए। जब 3 letters ऑफ वन काइंड चाहिए तो मुझे एक ही बंडल है मेरे पास SSS नाम का, तो 1C1 से वो सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए S अगर मैं सिलेक्ट कर चुका हूं तो A, I और N ये 3 चीजें बचती है, उन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज सिलेक्ट कर लूं, क्योंकि डिस्टिंक्ट के केस में मैं हमेशा इधर आ जाता हूं। फीलिंग आ रही है सारे के सारे बच्चों को? चलिए मैंने कहा ये भी हो गया सॉर्टेड, आगे बढ़ते हैं। 5वां, ऑल 4 letters आर सेम, ये भी तो बन सकता है यहां पे, ऑल 4 letters आर सेम। तो मैंने कहा यार देखो सेम सेम वाला कौन देगा, इसके पास तो 4 है ही नहीं, ये दे देगा। ये है ही नहीं, इसके पास एक ही है, इसके पास भी एक ही है, तो 1C1 से सिलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। चारों के चारों लेटर से एक ही बंडल था, SSSS 4S वाला, और वो पूरे का पूरा बंडल सिलेक्ट कर लिया। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? तो देखिए जरा मैंने केसेस की शुरुआत कैसे करी है। सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट, फिर 2 letters ऑफ सेम काइंड, 2 letters डिस्टिंक्ट, 2 letters ऑफ सेम काइंड, 1 kind, 2 letters ऑफ अनदर काइंड, फिर 3 letters ऑफ 1 kind, 1 डिस्टिंक्ट, और ऑल 4 letters। ये सारे के सारे केस बनते हैं। समझ में आ गई बात? और नंबर ऑफ वेज अब हम मैं कैसे निकालूंगा, इन सभी को ऐड कर दूंगा, तो 4C4 प्लस 2C1 इंटू 3C2 प्लस 2C2 प्लस 1C1 इंटू 3C1 प्लस 1C1, तो ये कितना आ गया? ये आ गया मेरा 1, ये मेरा आ गया 6, ये मेरा आ गया 1, ये मेरा आ गया 3, और ये मेरा आ गया 1। तो ये आंसर कितना आ रहा है बेटे? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 इज द आंसर। समझ में आ गई बात? देख लो जरा सारे के सारे बच्चे, एवरीवन। हम 12 तरीके से 4 लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिन। 8C4 हमारा आंसर नहीं होगा, 1 हमारा आंसर नहीं होगा, केस फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगे पहली बात। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज परमिटेशन यानी अरेंजमेंट पूरे का पूरा इसी पे डिपेंड रहेगा। जब ये चीज करेंगे तभी हम अरेंजमेंट कर पाएंगे परमिटेशंस के क्वेश्चन में। अगर मुझे बोल दिया हाउ मेनी 4 letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, इन हाउ मेनी वेज 4 letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिन, तो देखिए 4 letter वर्ड बनाना है, यानी वर्ड के अंदर तो अरेंजमेंट भी इंक्लूड होता है। तो आपने सिलेक्शन करना पड़ेगा पहले, और फिर इन चीजों को अरेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको वहां पे भी करनी पड़ेगी अरेंजमेंट के अंदर। तो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो केस फॉर्मेशन मेरे ख्याल से क्लियर है। जब भी बंडल्स की बात हो रही है ना, 2 letters ऑफ वन काइंड, 2 letters ऑफ वन काइंड, 2 letters ऑफ अनदर काइंड, या 3 letters ऑफ वन काइंड, या 4 letters ऑफ ये, तो बंडल वाली साइड में देख रहा हूं मैं। और जब भी डिस्टिंक्ट की बात आती है तो मैं इस तरफ देख रहा हूं। देखो जरा, तो 4 letters आर डिस्टिंक्ट, तो यही मेरे पास 4 चीजें डिस्टिंक्ट थी, 4 चीजों में से 4 चीजें चूज करनी, तो 4C4 NCR यूज होता है कब? व्हेन द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, पहली बात, ठीक है। फिर 2 letters ऑफ द सेम काइंड, 2 डिस्टिंक्ट। तो समझिएगा जरा, ये 2 letters ऑफ द सेम काइंड था, ये बंडल है, भले इस बंडल के अंदर AA और SS यानी ये आइडेंटिकल चीजें, बट इफ यू लुक एट दिस बंडल एंड दिस बंडल, डोंट यू थिंक ये दोनों के दोनों बंडल अलग अलग है? ये दोनों के दोनों बंडल अलग अलग है कि नहीं है, SS वाला और AA वाला? तो ये दोनों बंडल अलग अलग है, और मुझे एक बंडल सिलेक्ट करना था, इसलिए मैंने 2C1, बंडल अलग है, 2 डिस्टिंक्ट बंडल्स, उसमें से एक बंडल सिलेक्ट कर लिया। समझ में आ रही बात? और फिर ये 2 डिस्टिंक्ट वाली चीज आई, तो मान लो AA और SS में से आपने SS सिलेक्ट कर लिया, तो अब आपके पास A, I और N ये 3 चीजें बचती है। इन 3 चीजों में से 2 चीजें सिलेक्ट करने के तरीके 3C2। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप 2 letters ऑफ सेम काइंड लेते हो और फिर आप यहां पे बोल देते हो कि ना सर मैं S भी ले लूं,
तो बेटा अगर आप एस भी ले लोगे ना तो फिर वो इस केस में भी आ जाएंगे 3 लेटर्स ऑफ वन काइंड, और इसमें भी आ जाएंगे 4 लेटर्स आर सेम। देखिए जब मैंने 2 लेटर्स ऑफ सेम काइंड में मान लीजिए 2C1 से SS या AA में से एक चीज ले ली, लेट से SS ले लिया, तो ये जो 2 डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, अब मैं इसमें SS नहीं ले सकता, बिकॉज अगर मैंने S ले लिया और, तो वो इन केसेस के अंदर काउंट हो जाएगा, 3 लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड ऑल 4 लेटर्स ऑफ सेम, उसके अंदर काउंट हो जाएगा। इसीलिए अगर मैंने यहां पे 2 लेटर्स ऑफ सेम काइंड के अंदर SS वाला बंडल अगर ले लिया, तो मैं अगली बार इधर से S नहीं ले सकता, तो A, I और N में से ही मुझे 2 चीजें सिलेक्ट करनी, यानी 3 में से 2 चीजें सिलेक्ट करनी। फिर इस पे आया 2 लेटर्स ऑफ वन काइंड, 2 लेटर्स ऑफ अनदर काइंड, तो मैंने कहा यार बंडल में AA आ सकता है, SS आ सकता है, और तो IN तो एक ही है बेचारे, तो मैंने कहा 2 बंडल में से दोनों के दोनों बंडल सिलेक्ट कर लो। समझ में आ रही है बात? 2 बंडल्स, ये दोनों बंडल्स तो डिस्टिंक्ट है ना, तो 2 डिस्टिंक्ट बंडल्स में से दोनों के दोनों बंडल सिलेक्ट कर लो, तो बंडल में 2 चीजें अंदर हैं, तो यहां पे वो केस आ गए AASS या SSAA, वो बेसिकली एक ही बात है, AASS हो या SSAA हो एक ही बात है, क्योंकि 2C2 बनाता है देखो, और सिलेक्शन के अंदर ऑर्डर डज नॉट मैटर। फिर 3 लेटर्स ऑफ द वन काइंड, तो मैंने कहा ये 3 लेटर तो है ही नहीं, इसको हटाओ, ये है दे सकता है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो यहाँ पे तो एक ही बंडल है SSS का, यानी 3 चीजों का, तो आपने एक तरीके से सिलेक्ट कर लिया। फिर आपने S यहां अगर बंडल 3 लेटर्स ऑफ वन काइंड में ले लिया, तो वन डिस्टिंक्ट के लिए आप S यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने फर्दर S यूज कर लिया तो वो इस केस में आ जाएगा, ऑल 4 लेटर्स आर सेम के अंदर आ जाएगा। तो आपके पास क्या चॉइस बची, A, I और N, उसमें से आपने एक चीज डिस्टिंक्ट चीज सिलेक्ट कर ली, और फिर ये तो हो ही गया। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, परमिटेशंस की। परमिटेशंस यानी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, जैसे बैटिंग ऑर्डर है ना। जैसे कि मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि यार आपके पास A, B और C है, तो अरेंज एट 2 प्लेसेस, तो अरेंज एट 2 प्लेसेस मैंने बोला, तो इसका मतलब क्या है, आप इन 3 में से 2 ही चीज लोगे। पहली बात तो 3 चीजों को 2 जगह कैसे एडजस्ट करोगे, इंडिया में जैसे बसों के अंदर एडजस्ट करते हैं वैसा सिनेरियो नहीं है, वैसा सिनेरियो नहीं है। आपके पास 3 चीजें हैं और आपको 2 जगहों पे अरेंज करने हैं, तो समझना जरा, आपको यहां पर एक अरेंजमेंट ऐसा मिला A, B, एक अरेंजमेंट आपको ऐसा मिला, ये अरेंजमेंट में अलग अलग काउंट होंगे, एक आपको मिला B, C, एक आपको मिला C, B, एक आपको मिला AC, एक आपको मिला CA, ये 6 काउंट होंगे। हियर AB and BA are not same, AB and BA are not same। समझ में आ रही है बात? अगर मैं बोलता हूं कि आउट ऑफ दीज 3 लेटर्स A, B and C अरेंज देम एट 2 प्लेसेस, जैसे मैं बोलता था वहां पे सिलेक्टेड 2 प्लेसेस, तो मैंने बोला था AB, BA सेम, AC, CA सेम, BC, CB सेम, तो 3 तरीके थे टू सिलेक्ट 3C2। अब मैं अरेंज की बात कर रहा हूं तो A, B और B अलग अलग माने जाते हैं, बिकॉज अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर डज मैटर, राइट। तो वो 6 तरीके हो गए। समझ में आ रही है बात? और ये आया कैसे, चलिए इसको समझते हैं। नंबर ऑफ द वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N डिस्टिंक्ट, देखिए डिस्टिंक्ट है अलग अलग, इज NPR। तो NCR कॉम्बिनेशन में यूज होता है, NPR अरेंजमेंट में यूज होता है, यानी परमिटेशन इज अरेंजमेंट। समझ में आ रही है बात? जैसे कि यहां पर देखिए मेरे पास 3 चीजें हैं A, B, C, उसमें से मुझे 2 चीजें जो है 2 प्लेसेस पर अरेंज करनी है, तो मैंने कहा ये, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी टेल यू दिस एज वेल। सबसे पहले तो मैं इसको फॉर्मूला बता देता हूं आपको। NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, एक तो ये चीज होता है, और एक इसको ऐसा भी बोल सकते हैं N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ये भी बोल सकते हैं। NPR का फॉर्मूला ये होता है, याद कर लीजिएगा क्या होता है, NCR इंटू R फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं इसको, या N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है कि नहीं, आप NCR का फॉर्मूला तो जानते ही हो। तो अगर आपको 3P2 का वैल्यू चाहिए था, सॉरी यहां पर 3P2 का वैल्यू चाहिए था, तो 3P2 का वैल्यू आप कैसे लेके आओगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी कि ये कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल अपॉन 6, सॉरी 1 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल आंसर आ गया। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। और ये देखो 6 तरीके, AB, BA, BC, CB, AC और CA, ये 6 तरीके। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चे? लेकिन अगेन बोल रहा हूं यहां पे जब N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो भी सिलेक्शन के केस में NCR आया था, और जब N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और अरेंजमेंट करवाना है तो NPR आएगा। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई आपत्ति इसके अंदर? मेरे ख्याल से नहीं होगी। और अरेंजमेंट के केस में AB, BA, BC, CB और AC, CA इनको अलग अलग माना जाता है,
ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यप, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला हाउ मेनी 4 letter words can be formed. How many 4 letter words can be formed from the letters of the word अरविंद? ठीक है, समझिएगा जरा। सबसे पहले तो मैं मेथड 1 बताऊंगा, जो कि मैं पिछली क्लास के अंदर आपको बढ़ा के आया हूं। 1 2 3 4 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो ARVIND, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ARVIND, यानी कितनी चॉइसेस फॉर दिस प्लेस? 6 चॉइसेस। एक यहां पे फिल कर दी, तो यहां पर कितनी चॉइसेस बचेंगी? 5। यहां पर कितनी? 4। यहां पर कितनी? 3। तो आंसर कितना आ गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ मेथड याद है? देख लो जरा, मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लीकेशन रूल इटसेल्फ इन्वॉल्व्स अरेंजमेंट, तो ये मल्टीप्लीकेशन रूल से किया है मैंने, याद करो पिछली क्लास का मेथड। मेथड 2, ऑल 6 ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट या लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल 6 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट बेटा इन वर्ड अरविंद। तो मुझे अगर 4 लेटर वर्ड बनाना है, यानी इनमें से 6 चीजें में से मुझे 4 चीजें जो है वो अरेंज करनी है इन 4 प्लेसेस के ऊपर, तो दैट कैन बी डन इन 6p4 वेज। और 6p4 कितना हो गया? फॉर्मूला ये, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो कि कितना होता है? निकालो जरा, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। सेम आया कि नहीं आया? एवरीवन क्लियर है कि नहीं है? तो ये लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन रूल, और मल्टीप्लीकेशन रूल इटसेल्फ इन्वॉल्व्स अरेंजमेंट। क्लियर है? अच्छा देखिए वर्ड, अच्छा यहां तो नहीं लिखा कि अरेंजमेंट करो, फिर सर ये फॉर्मूला क्यों लगा लिया? देखो वर्ड्स जब भी बना रहे हैं ना, अब मैं देखो अरविंद के लेटर्स में से मैं 4 लेटर सिलेक्ट, मतलब 4 लेटर है मेरे पास, मान लो ARVI। अब इन ARVI की मदद से मैं कितने 4 लेटर वर्ड बना सकता हूं? एक तो ये खुद अरवी, एक ये भी बना सकता हूं रवि, एक ये भी बना सकता हूं वीरा, एक और बना सकता हूं क्या? रीवा। और भी कितने लेटर्स बना सकते, और भी कितने वर्ड बना सकता हूं? देखो एक हो सकता है वारी, है ना। देखो इन्हीं 4 लेटर से मैं कितने वर्ड बना सकता हूं। तो देखिए वर्ड जब भी बना रहे होते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट अरेंजमेंट होता है उसके अंदर, ये समझना है आपको। जब भी वर्ड, जैसे पीपल होते हैं तो डिस्टिंक्ट होते हैं, तो जब भी वर्ड बना रहे हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर अरेंजमेंट होगा भैया, समझो जरा इस चीज को। लोग, मुझे ये नहीं बोलने की जरूरत है कि दीज पीपल आर डिस्टिंक्ट, ये बोलने की जरूरत थोड़ी है, पीपल आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट। उसी तरीके से अगर मैंने आपको बोला वर्ड फॉर्मेशन करो, तो वर्ड फॉर्मेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट इट इज इंक्लूडेड कि भैया आपको अरेंजमेंट करना है। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो ARVI, ये 4 लेटर, तो आप इनकी मदद से देखिए कितने सारे बना सकते हैं 4 लेटर वर्ड्स, 4 फैक्टोरियल बना सकते हैं रादर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अच्छा मैं यहां पे मेथड 3 और बताना चाहता हूं, है ना, मेथड 3 और बताना चाहता हूं। मेथड 3 देखिए, आउट ऑफ 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड अरविंद, if I select any 4 letters and then arrange them to make words, तो सेम बात होगी कि नहीं होगी? देखो जरा समझो, मेरे पास 6 लेटर्स हैं ARVIND के अंदर, मैंने कोई भी 4 लेटर सिलेक्ट कर लिए, तो उनको करने के कितने तरीके होंगे? 6C4। अब जैसे ही मेरे हाथ में 4 लेटर आ गए, तो मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो मैंने कहा यार 4 लेटर है मेरे पास और 4 जगहों पे अरेंज करने हैं,
तो मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वे या कहूं 4 फैक्टोरियल। तो 4 चीजों को 4 जगहों पे अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल थे। तो यही चीज मेरी आ जाती है कि नहीं, मुझे सिलेक्ट कर लिया मैंने 4 चीजों को पहले, और साथ साथ मैंने उन 4 चीजों को जिनको सिलेक्ट किया उनको 4 जगहों पे अरेंज कर दूं ताकि मेरे पास 4 लेटर वर्ड बन जाए। तो मेरे पास आ जाएगा 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, जो कि 6p4 के ही तो इक्वल होता है। देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूं मैं। ये मल्टीप्लीकेशन रूल जो कि पिछली क्लास के अंदर पढ़ा, ये जो अभी फॉर्मूले से पढ़ा, और जो एनपीआर का फॉर्मूला होता है वही होता है एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। देखो समझो जरा, मेरे पास एन डिस्टिंक्ट चीजें हैं और मुझे उनको आर जगहों पर जमाना है। अब आर जगहों पर जमाना है तो आर चीजें ही जमा पाएंगे। तो मैंने क्या किया, या तो मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दूं, या फिर मैं इसी चीज को ऐसे समझूं कि उन एन डिस्टिंक्ट चीजों में से मैं पहले आर चीजें ऐसी सिलेक्ट कर लूं जिनको कि मैं उन आर जगहों पर जमाना चाहता हूं। तो मैंने कहा यार एन डिस्टिंक्ट चीजों में से आर चीजें सिलेक्ट करने का तरीका एनसीआर। जैसे ही मेरे पास वो आर चीजें आ गई, उनको आर जगहों पे जमाने का तरीका आर फैक्टोरियल, क्योंकि पहली प्लेस को आर तरीकों से, दूसरी प्लेस को आर -1 तरीकों से, तीसरी प्लेस को आर -2 तरीकों से। फीलिंग आ गई? तो ये वाला क्वेश्चन आपका तीनों मेथड से सॉल्व हो गया। क्लियर है जी सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की? मैंने कहा नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ द वेज ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट एन प्लेसेस, देखिए डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो एनपीआर का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ये। तो एन हो जाएगा, एन का वैल्यू एन फैक्टोरियल के बराबर ही आता है, बिकॉज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन का फैक्टोरियल आएगा। तो ये चीज हो गई कितनी, एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो ये आ गया एन फैक्टोरियल ओनली। तो इसीलिए तो मैंने बोला था अभी जस्ट, आर चीजों को आर जगहों पे जमाने का तरीका आर फैक्टोरियल, तो एन चीजों को एन जगहों पर जमाने का तरीका एन फैक्टोरियल, प्रोवाइडेड कि वो एन की एन चीजें अलग अलग हों, अलग अलग हों। जैसे यहां पे देखिए मैंने बोला था एन में से, एन डिस्टिंक्ट चीजों में से आर डिस्टिंक्ट चीजें आपने सिलेक्ट कर ली, अब उनको आर जगहों पे जमाना था, तो आर चीजों को, अलग अलग चीजों को आर जगहों पर जमाने के तरीके आर फैक्टोरियल। और यही पिछली क्लास के अंदर भी देख के आए थे और यहां पर भी देख लिया। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? चलिए मैंने कहा ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, या हाउ मेनी 5 letter words can be formed using letters of the word knife? तो देखिए ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, हाँ या ना? ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। तो देखिए कितने तरीके हो सकते हैं। पहला मल्टीप्लीकेशन रूल, 1 2 3 4 5, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय KNIFE। तो 5 तरीके, ये 4 तरीके, ये 3 तरीके, ये 2 तरीके, ये 1 तरीके, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 देखना जरा, आपको बोला हुआ है कि भैया 5p5 इज इक्वल टू व्हाट, 5 फैक्टोरियल। ये हो गया मेथड 2, बिकॉज एन डिस्टिंक्ट चीजें हैं और आपको एन जगहों पर अरेंज करनी है। फिर मेथड 3, आपको बोला हुआ है कि भैया इनको अरेंज करना है, तो इन 5 चीजों में से पहले आपने 5 चीजें सिलेक्ट कर ली और फिर उनको 5 जगहों पर अरेंज कर दिया। सारे के सारी चीजें सेम है, देख लीजिए। क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? मैंने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ द वेज ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच ए आर अलाइक, बी आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड एंड रेस्ट आर डिस्टिंक्ट। यहां पर मैं समझाना चाहता हूं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ठीक है, और टोटल ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो एन। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो एन। ठीक है, समझिएगा जरा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मम्मी, ये एक वर्ड है, इसके अंदर आई कैन सी कि एम कितने हैं, 3 है, यू कितना है, 1 है, वाई कितना है, 1 है। तो दिस इज अ 5 letter वर्ड, है ना। मैं देखिए यहां पे क्लासिफिकेशन करता हूं पहले, 5 letter वर्ड। तो हाउ मेनी 5 letter वर्ड्स यू कैन फॉर्म, हाउ मेनी
5 letter words you can form. तो यहां पे एक एल्गोरिथम है, पहले आप उसको दिमाग में बिठा लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आया कैसे. ठीक है. यप. सबसे पहले अगर ये पांचों के पांचों अलग होते और मुझे 5 लेटर वर्ड बनाना पड़ता, तब तो 5 फैक्टोरियल या कहूं 5p5 जो कि 5 फैक्टोरियल के बराबर होता है. लेकिन यहां पर आप ऑब्जर्व करिए कि मम्मी के अंदर 3m एक जैसे हैं, 3m एक जैसे है. तो हमें क्या करना है, 3m एक जैसे हैं इसीलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, एक u एक जैसा है इसीलिए 1 फैक्टोरियल से डिवाइड, और एक y एक जैसा है इसीलिए 1 फैक्टोरियल से डिवाइड. इतने सारे 5 लेटर वर्ड्स आप बना सकते हो. अभी थोड़ा सा समझ में आएगा, धीरे धीरे बिल्ड करूंगा इस चीज को, है ना. देखना एग्जाम्पल, आपके पास है नमन, हाउ मेनी 5 letter words can be formed. ठीक है. हाउ मेनी 5 letter words can be formed. समझना जरा. आपके पास n कितने हैं, 2 हैं. आपके पास m कितना है, 1 है. आपके पास a कितने हैं, 2. तो कितने 5 लेटर वर्ड्स आप बना सकते हो. देखिए 5 लेटर्स टोटल है, अगर सारे के सारे अलग होते तब तो 5 फैक्टोरियल आंसर आता. अब उसमें से 2n एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, एक m ऐसा है तो इसलिए 1 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2a एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड. इतने आपके पास 5 लेटर वर्ड्स बनेंगे. और बात करता हूं एग्जांपल, आपके पास एक वर्ड है अरेंज. कितना है, 7 लेटर वर्ड है ये. ठीक है. हाउ मेनी 7 letter words can be formed. ठीक है. ये क्वेश्चन है आपका. एक मिनट, अभी थोड़ा सा समझाऊंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस डाल लो इस चीज की, है ना. थोड़ी सी आदत डाल लो इस चीज की पहले. ठीक है. सॉल्यूशन तो देखिए 7 लेटर्स हैं इसके अंदर, अगर सातों के सातों अलग होते तब तो 7 फैक्टोरियल आंसर आ जाता, लेकिन सातों के सातों अलग नहीं है. तो क्या है सिनेरियो, मैंने कहा यार सिनेरियो इज लाइक दिस कि ए तो 2 है, आर जो है वो भी 2 है, एन 1 है, जी 1 है और ई 1 है. तो कितने 7 लेटर वर्ड्स हम बना सकते हैं, 2 फैक्टोरियल इस ए की वजह से, 2 फैक्टोरियल इस आर की वजह से, 1 फैक्टोरियल एन की वजह से, 1 फैक्टोरियल जी की वजह से, 1 फैक्टोरियल ई की वजह से. इतने 7 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं. अब हर एक के अंदर समझो जितने ऑब्जेक्ट्स थे या कहूं जितने वर्ड्स थे उनको सभी को अरेंज करना था. ये चीज ऑब्जर्व करो, यहां पे 5 लेटर थे तो 5 लेटर वर्ड बनाना था, यहां पे 5 लेटर थे तो 5 लेटर वर्ड ही बनाना था, यहां पे 7 लेटर्स थे तो 7 लेटर वर्ड बनाना था. तो यहां पे एक चीज है इस मेथड के अंदर, दिस मेथड इज यूज्ड when all given letters are to be arranged. मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स या कहूं और all given objects are to be arranged. all given objects are to be arranged. जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे अरेंज करने हैं. जैसे मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट दिए तो 10 के 10 अरेंज करने हैं. ऐसा नहीं है कि भैया 2 ही ऑब्जेक्ट अरेंज करो या 3 ही ऑब्जेक्ट करो. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. पहली बात तो ये ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज. जैसे यहां पे 5 लेटर्स थे तो पांचों के पांचों अरेंज करने थे, यहां पे 5 लेटर थे पांचों के पांचों अरेंज करने थे, यहां पे 7 लेटर्स थे तो 7 के 7 अरेंज करने थे. ओके. अच्छा मान लीजिए कि मैं नाइफ वाला प्रॉब्लम भी ले लूं. मान लीजिए मैंने नाइफ वाला प्रॉब्लम लिया तो 5 फैक्टोरियल तो आएगी, k एक बारी, n एक बारी, i एक बारी, f एक बारी, e एक बारी. तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो आंसर 5 फैक्टोरियल आएगा. तो ये वाला मेथड वहां पे भी वैलिड है, हाँ या ना देख लो जरा. लेकिन यहां पे मैं एक चीज और बोल रहा हूं बेटा, फिर से मेरी बात सुन लो. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन, ओनली व्हेन लिख देता हूं, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन ऑल गिवन ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड. जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको अरेंज करना है तब ये मेथड लगेगा. अब ऐसा क्यों हो रहा है देखो, अगर आप इसमें बात करो मम्मी की, ये वाला m ये वाला m ये वाला m आइडेंटिकल है ना, अगर आप इनको आपस में अरेंज करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा. समझ में आ रही है बात आप लोगों को. तो समझो जरा यहां पर
यहां पर 5 फैक्टोरियल तो कतई आंसर नहीं आएगा, और उसमें जैसे मान लीजिए इस m को उठा के यहां पटक दिया तो वर्ड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये आइडेंटिकल्स हैं। जबकि जब आंसर 5 फैक्टोरियल हम लिखते थे पहले, तो उसमें अलग वर्ड बनता था, क्योंकि द लेटर्स वर ऑल्सो डिस्टिंक्ट। समझ में आ रही है बात? तो जब भी आपको इस तरीके की चीजें दी जाए आइडेंटिकल, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि नमन वाला वहां पे क्वेश्चन है ना, वरुण वाले का तो आंसर आ गया था कितना, 5 फैक्टोरियल, लेकिन नमन वाले का जो आंसर है वो ये आएगा, क्योंकि उसमें 2 n एक जैसे, 1 m है, 2 a है, ऐसा। समझ में आ रही है बात? सारे के सारे बच्चों को देख लीजिए, राइट? मेरे ख्याल से क्लियर होगा सारे के सारे बच्चों को। तो ये मेथड कब यूज होता है? व्हेन ऑल गिवन ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड। देखो 5 ऑब्जेक्ट दिए हुए थे, जिसमें से 3 एक जैसे थे, एक अलग और एक अलग। तो सारे के सारे जब अरेंज करने थे तभी तो 5 लेटर वर्ड बनेगा। तो इन्हीं लेटर्स को यूज करके अगर मुझे 5 लेटर वर्ड बनाना है, तो अगर अलग होते तो 5 फैक्टोरियल। अब अलग नहीं है सारे के सारे, 3 एक जैसे हैं इसलिए 3 फैक्टोरियल, एक जैसा इसलिए 1 फैक्टोरियल, एक ही ऐसा इसलिए 1 फैक्टोरियल। फिर यहां पर भी देखिए और यहां पर भी देखिए, मेरे ख्याल से क्लैरिटी होगी सारे के सारे बच्चों को, राइट? चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं यहां पे। हाउ मेनी 3 लेटर words can be formed by arranging the letters of the word IIT? सॉल्यूशन देखो जरा, अगर IIT को देखोगे तो आई कितने हैं, 2, टी कितना है, 1, और सारे के सारे लेटर्स यूज करने हैं तभी तो 3 लेटर वर्ड बनेगा, हाँ या ना? तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? अगर सारे के सारे अलग होते हैं तब तो 3 फैक्टोरियल, 2 आई उसमें से एक जैसे हैं, एक आई उसमें से ऐसा है, तो ये कितना आ गया? 3 आंसर आ गया। और देखिए मैं बना के भी बताता हूं आपको, एक तो खुद IIT, एक ITI और एक TII, यही 3 वर्ड्स बनेंगे और कोई वर्ड बन ही नहीं सकते। देखो जरा, फीलिंग आ रही है थोड़ी बहुत सारे के सारे बच्चों को? यप। और एक और चीज अपनी बचती है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाना प्रेफर करूंगा। तो आज मैंने जितना भी पढ़ाया है ना आपको, वो जरूर पढ़ के आइएगा, बिकॉज इस क्लास के लिए, वो जो इस टॉपिक के लिए केस फॉर्मेशन दैट वी हैव लर्न टुडे, उसका यूज आएगा। ठीक है? तो ये चीज मैं अगली क्लास के अंदर लूंगा। उम्मीद करता हूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आज आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपको मजा आया होगा इस टॉपिक के अंदर। और अभी तो मजा आपको बहुत आएगा, बिकॉज नाउ यू विल बी एबल टू अप्लाई देम इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल। अभी तक जो आपका कंफ्यूजन रहता था ना कि भैया किस चीज को किस क्वेश्चन में कहां लगाना है, वो समझ में नहीं आता सर, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो अब आ जाएगा, राइट? तो देखिए जरा, अगर आप मुझसे बोल रहे हो कि सर अभी कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा बेटा दिन भर, स्पेशली वो बच्चे जिनका जेई का एग्जाम है। तो मेरा ऑलमोस्ट बैच जो है जेई अल्टीमेट बैच खत्म होने वाला है, वहां पे अभी मैं थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स सिखाने के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो बच्चों को उसके अंदर काफी मजा आ रहा है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेशन गया था उनका, और मजा आया होगा उनको, ये बात मुझे पता है। तो अगला लेक्चर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का जाएगा, है ना, और धमाकेदार ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स आप लोगों को उसके अंदर भी मिल ही रही है। तो बस आप अपनी मेहनत करते रहिए यार, और मचाते रहिए, है ना। और इधर ध्यान मत दीजिएगा, केवल मकसद यही था कि दिन भर पढ़ाई करनी है, केवल ये चीज दिमाग में रहे ना, यहाँ खो मत जाइएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग, लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।